आई एम बैक। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुजफ्फरनगर पूछ रहा है सर 300 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर एग्जाम पर्पस। भाई 300 से ज्यादा है, ये तो मैंने एक ऐसे ही खाली एक बॉलपार्क नंबर दिया है। 300 से ज्यादा होंगे एंड जितने हैं वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर एग्जाम पर्पस। प्लस मुजफ्फरनगर अपन पास्ट क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, आईसीए 100% करने ही वाले ना बेटा, तो फिर बाद में और क्या टेंशन लेने की जरूरत। मैंने तो ओल्ड पीएम भी इसमें कवर कर लिया है। जैसा मैंने बोला था कि इंटरनेशनल मटेरियल से रिलेटेड कुछ अगर हुआ तो भी करेंगे। अच्छा, और एक दो चीज मैं आपको बता देता हूं। अभी देखो, अभी तो मैंने पेज स्टार्ट किया है, तो आप लोग मेरे को बता दे रहे ना। अगर समझो फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है फास्ट जा रहा है तो मुझे बोल देना कि सर थोड़ा फास्ट जा रहा है, आप स्लो कर लो, या स्लो जा रहा है तो आप बोल सकते हो कि सर थोड़ा पिकअप कर लो। और अगर परफेक्ट जा रहा है तो भी मुझे बता दो, बोलते हैं ना। कोई भी फीडबैक अगर है तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव रहता है, तो उस चीज के ऊपर और अपन मेहनत करते रहेंगे। ठीक है। प्रयागराज पूछ रहा है सर विल फर्स्ट 4 क्लासेस भी अपलोडेड ऑन यूट्यूब? आई विल हैव टू चेक विद दी प्रोवाइड सेंटर्स, उनका कैसा है, सो वो करेंगे। मुजफ्फरनगर स्लो जा रहा है, चलेगा भाई, फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मेरे को बेटर है कि मैं स्लो जाऊं। एक चीज ध्यान में रखना, मेरे को सबके ध्यान में रखते हुए लेक्चर लेना है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का पिकअप फास्ट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का पिकअप स्लो हो। सो आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात कि मेरे को सबको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सो थोड़ा मैं स्लो भी जाऊंगा एटलीस्ट इनिशियली। जैसे ही अपना वेवलेंथ मैच हो जाता है ना, फिर धीरे धीरे अपन लोग पेस को पिकअप करेंगे। बट एटलीस्ट इनिशियल 4-5 लेक्चर्स मैं स्लो जाऊंगा। आप लोग के साथ एक बार कनेक्ट हो गया फिर वी विल टेक इट फॉरवर्ड। औरंगाबाद थोड़ा फास्ट आएगा औरंगाबाद, थोड़ा पेशेंस रखेंगे अपन। आज फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट आवर हुआ है, सो वी विल टेक इट फॉरवर्ड। चलो भाई, अब ऑन दैट पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट नाउ विद द बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। वापस से मैं बोलता हूं, मैंने स्टार्ट किया था मेरे इंटरव्यू के साथ, तो इंटरव्यू में मैंने जो भी चीजें डिस्कस की थी वो सब मैंने आप लोग को बता दिया है। मैंने एक चीज आप लोग को बताया है कि प्लीज आप लोग इंश्योर करना दैट आप लोग आज के बाद इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हो। खाली एक एप्लीकेशन पे डाउनलोड करना है। जितना टाइम आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब टाइम पास चीजों पे डालते हो, उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के भी अगर आपने ट्रैवलिंग टाइम पे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ाना, ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, ओवरऑल सीए फाइनल लेवल पे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो प्लीज वो एक हैबिट बना लो, एंड एक बार वो हैबिट हो गई ना, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। वो चीज एक मैंने आप लोग को बता दी। औरंगाबाद बोल रहा है थोड़ा फास्ट पढ़ा। अरे हाँ, औरंगाबाद पढ़ाएंगे फास्ट। देन फिर बाद में अपन लोग आए थे एक SCMP। सर अब इकोनॉमिक टाइम्स करूंगा, प्लीज प्लीज स्टार्ट करो, एंड आपको खुद को रियलाइज होगा। देखो, इनिशियल फर्स्ट 2-3 दिन आपको लगेगा अरे क्या लिखा है इकोनॉमिक टाइम्स में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी, धीरे 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 आदत पड़ती जाएगी। धीमे 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 हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, एंड देन यू विल बी अ चैंपियन ऑफ दैट। एंड मैं आपको बोलता हूं ना, आप अपने कोई भी प्रोफेसर को पूछो कि क्या अपने को सर पूरे आर्टिकल या हेड, देखो इनिशियली स्टार्ट खाली हेड पॉइंट से पढ़ना चालू करो, और फिर बाद में धीरे धीरे आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो आर्टिकल पूरा पढ़ते जाओ। एंड फिर बाद में कोई डाउट आ रहा है तो आप अपने प्रोफेसर को पूछो, वो बताएगा आपको। सर आप नेहा कक्कर के फैन हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसे ही ध्यान में आया गाना तो बोल दिया। हाँ, म्यूजिक का मैं बड़ा फैन हूं। चलो, मॉड्यूल 1 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, 7 चैप्टर है इसमें। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर्स, 6 डिसीजन मेकिंग, 7 प्राइसिंग डिसीजन। मॉड्यूल 2 है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर नंबर 9, एंड चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, चैप्टर नंबर 11 बजटरी, एंड चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 13 जो मॉड्यूल 13 है वो केस लॉज है। वो कोई एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से भी आ सकता है, कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर से भी आ सकता है, 2-3 कॉन्सेप्ट या 2-3 चैप्टर मिला के भी उसको कनेक्ट किया जा सकता है। सो दैट डिपेंड्स। अब आप पूछ सकते हो कि सर चैप्टर वाइज वेटेज बताओ ना। देखो, चैप्टर वाइज वेटेज कुछ भी नहीं है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो ना, उनको जब पूछना था तो उन्होंने यहां पे चैप्टर 4 को 40 मार्क्स के लिए भी पूछा है, और उन्होंने यही चैप्टर 4 को 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है। अब आप कैसे इसमें जज कर पाओगे कि क्या कितने मार्क्स का क्या चैप्टर आता है। चैप्टर नंबर 8 देखो, अगर आप फर्स्ट 2 अटेम्प्ट देखते ना तो आपको लगता है ये चैप्टर नंबर 8 तो जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लुक एट नवंबर 19, चैप्टर नंबर 8 इज अप्रोक्सीमेटली 38 मार्क्स।
सो अगेन आप किसी तरह का जजमेंट नहीं लगा सकते हो। ये देखो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग है ना, ये चैप्टर नंबर 9 May 18 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी वाला उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ट्रांसफर प्राइसिंग का। सो ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखोगे तो May 19 में उन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक वेटेज नहीं है, कहां से कुछ भी आ सकता है। अब तक देखो ये चैप्टर नंबर 3 थोड़ा इग्नोर्ड चल रहा था फर्स्ट 3 अटेम्प्ट में, लास्ट 2 अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 3 ने बाजी मार ली, 30 मार्क्स का आ गया। सो देर इज नो स्पेसिफिक वेटेज एंड इट इज गुड कि अपन कोई स्पेसिफिक वेटेज ना रखे, बिकॉज अगर वो वेटेज होता है ना तो अपन है ना थोड़ा बायस हो जाता है कि ये वाले के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, ये वाले के ऊपर कम ध्यान देंगे। तो वैसा ना करे, सबके ऊपर इक्वल वेटेज दे एंड दैट विल बी बेटर। उसमें भी मैं आपको बोल चुका हूं कि 12 में से ये जो एक चैप्टर है ना चैप्टर 5, ये होपलेस चैप्टर है, बिकॉज 5 पेज का चैप्टर है, इसमें से कुछ वैल्यू एडिशन डाला ही नहीं इंस्टीट्यूट ने, तो अपने को इसको मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इसके ऊपर क्वेश्चन आने का स्कोप भी नहीं है। तो इफेक्टिवली आप लोग के लिए खाली 11 चैप्टर ही हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 120 मार्क्स का पेपर है एंड टोटल खाली 11 चैप्टर्स है, देन इन दैट केस दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, बीकानेर पूछ रहा है सबसे ट्रिकी चैप्टर कौन सा है? कोई ट्रिकी नहीं है, सब इजी है, मैनेजेबल है। औरंगाबाद बहुत घाई में है, औरंगाबाद राजधानी एक्सप्रेस मत पकड़ो, आराम से हर चीज अपने टाइम पे होगी, नॉट टू वरी। चलो नेक्स्ट अपन लोग आते हैं पेपर पैटर्न पे, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, तो ये क्लियर है। मेरे बुक से क्या क्या सब कवर्ड है वो चीज बता चुका हूं। मेरे को आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूं, तो गेट कनेक्टेड विद मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम और वो सब है मेरा चैनल, वो मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा। अब अपन लोग आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर एंड दैट इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग को कॉस्टिंग में कुछ नहीं आता है। क्या मैं सही अज्यूम कर रहा हूं? अगर मैं सही अज्यूम कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, तो वो बेसिक से मैं पढ़ा के धीरे धीरे बिल्डअप करते जाऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट्स को एंड फिर बाद में करने में और मजा आएगा। ठीक है, सो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को बोलो कि आपको कुछ नहीं आता है कॉस्टिंग में, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि एक खुली किताब है आपका जो दिमाग, उसमें कॉस्टिंग की जो जर्नी है वो मैं भरना चाहता हूं, तो अपने हिसाब से मैं भरूंगा। तो बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग से आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब मेरा टीचिंग का कुछ पैटर्न है, यू कैन से दिस इज एसके स्पेशल, मतलब अगर मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो 100% मैं वो स्पेसिफिक पैटर्न को यूजुअली फॉलो करूंगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो क्या पैटर्न है? तो पहला पैटर्न है कि मैं आपको हमेशा सबसे पहले, मुझे कोई भी चीज समझानी होगी ना तो मैं उसके पहले आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, एकदम बेसिक एग्जाम्पल जो आपके लाइफ से कनेक्ट होगा। पता है मैं क्यों ये एग्जाम्पल दे रहा हूं? बिकॉज आपके आर्टिकलशिप लाइफ में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादा देख नहीं पाते हो, कॉस्टिंग देख नहीं पाते हो। आपने खाली ऑडिट देखा है, इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स, वही देखा है। तो कॉस्टिंग का जो एग्जाम्पल्स है वो आपके पास तो है ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं है क्या होता है चीजें। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप कॉस्टिंग कर रहे हो, तो वो बेसिक एग्जाम्पल्स मैं आप लोग के साथ पहले डिस्कस करूंगा। ये बेसिक एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद फिर मैं उसको कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। सो पहले क्या करूंगा, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, एकदम बेसिक वाला एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल देने के बाद वो एग्जाम्पल ऑब्वियसली किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, किसी कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड होगा, तो वो चीज मैं आपको सेकंड चीज दूंगा। एंड थर्ड फिर जो अपने को करना है वो अपन लोग क्या करेंगे कि एक बार अपना एग्जाम्पल क्लियर हो गया, आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आ गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर थर्ड चीज जो अपन बोलेंगे वो अपन लोग करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स, या जिसको अपन कहेंगे आज के बाद केस स्टडीज, या जिसको अपन कहेंगे एनालिसिस। सो अगर मेरे को कोई भी चीज का क्वेश्चन एंड आंसर आप लोग के साथ स्टार्ट करना है तो पहले मैं डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर से स्टार्ट करूंगा ना, नेवर। कोई भी चीज मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता ही नहीं हूं। मैं क्या करूंगा, पहले बेसिक एग्जांपल दूंगा, आपके लाइफ से कनेक्ट करवाऊंगा। सेकंड मैं आपको क्या करूंगा, वो एग्जांपल के साथ मैं कनेक्ट करवाऊंगा कॉन्सेप्ट को। अब एग्जांपल क्लियर हो गया, अरे एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं जो भी आपको एग्जांपल देने वाला हूं वो क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि आप नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं आपके पर्सनल लाइफ से उसको कनेक्ट करने वाला हूं। अगर मैं उसको पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करने वाला हूं तो वो तो आप भूलोगे ही नहीं। जैसे ही एग्जांपल हुआ मैं इमीडिएटली आपको बताऊंगा, देखो ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं, तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपको, एंड देन फिर बाद में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो करेंगे। सो आर यू ओके विद दिस पैटर्न? क्या आपको लग रहा है कि ये सही पैटर्न रहेगा?
तो प्लीज आपका थम्स अप दीजिए मेरे को, एंड डेफिनेटली मैं उस ही पैटर्न से पढ़ाना चाहूंगा। चलो थैंक यू सो मच, सब लोग की तरफ से आ गया है, पाली ने बेस्ट बोल दिया है, बहुत बढ़िया। सो ये अब स्ट्रैटेजी में अगर मेरे को फॉलो करना है तो मैं सबसे पहले किससे स्टार्ट करूंगा, एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा, एंड उस बेस पे अब अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल। मतलब आज मेरे जो एग्जाम्पल होंगे ना, फर्स्ट लेक्चर है औरंगाबाद, फर्स्ट लेक्चर है आज मेरा। सो अगर मैं स्टार्ट करने वाला हूं तो एक बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा जो शायद आपकी लाइफ से हो चुका है। अब अगर वो क्या जमशेदपुर पूछ रहे हैं सर आप कुछ रीड करेंगे या नहीं, फिलहाल चलने दो जैसा चल रहा है, वो रीड करने की बात तो जब आपके पास बुक आ जाएगा वो सब चीजें देखा जाएगा। चैप्टर रोहतक पूछ रहे हैं सर कौन से चैप्टर का है, कोई चैप्टर का नहीं है, ये बेसिक है, कॉस्टिंग को समझने का बेसिक। पहले अपन समझे तो सही कॉस्टिंग में क्या चीजें सही चल रही है, क्या सही चीजें गलत चल रही है, वो एक बार समझ गया फिर अपन जाएंगे कि कहां पे अपने को कौन से चैप्टर पे जाना है, समझ रहे हो। तो अब मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कॉस्टिंग समझ में आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ का कॉस्टिंग कैसे करना है वो समझ में आएगा, और फिर बाद में चैप्टर क्या करना है वो बाद की बात है। तो एग्जांपल नंबर 1 के लिए मुझे आप लोग में से कोई भी सेंटर में से 3 फ्रेंड्स चाहिए। 3 फ्रेंड्स का नाम फटाफट लिख के दो, कोई भी सेंटर में कहां पे भी बैठे हो 3 फ्रेंड्स, जहां पे भी बैठे हो मुझे 3 फ्रेंड्स चाहिए, नाम लिख के दो मुझे कि सर ये हम 3 फ्रेंड्स है, यहां पे कहीं पे भी हो वो नाम लिख के दो, जो फर्स्ट लिख के देगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो कोई भी 3 फ्रेंड्स, सो 3 फ्रेंड्स एक ही सेंटर के, पाली सेंटर ने जवाब दे दिया है, कृष्णा, भावेश एंड नवीन, सो नवनीत, अच्छा ओके। सो यहां पे फिलहाल और भी आगे एग्जांपल आएंगे जहां पे मेरे को आपकी जरूरत लगेगी, बट फिलहाल इसका जवाब दिया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, केबीसी आपके साथ स्टार्ट करेंगे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पाली ने जवाब दिया है, तो पाली ने जवाब दिया है कि पहला फ्रेंड है उनका कृष्णा, पहला फ्रेंड है उनका कृष्णा, एक सेकेंड, पहला फ्रेंड है उनका कृष्णा, सेकेंड फ्रेंड का नाम है भावेश एंड थर्ड फ्रेंड का नाम है नवनीत। सो ये 3 फ्रेंड्स है। बीकानेर बोल रहा है अमर अकबर एंथनी, मैंने बोला 3 फ्रेंड्स जो अभी सेंटर में बैठे हैं। जनकपुरी बोल रहा है मेरा नाम लिखो, भाई तेरा नाम तो लिख, क्या लिखूं, कोई बात नहीं, आगे एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं, तब तुम्हारी सबकी बारी आएगी। सो अब मेरे ये 3 फ्रेंड्स है कृष्णा, भावेश, नवनीत, ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को सुनना एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। कृष्णा, भावेश एंड नवनीत तीनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स है। ये तीनों फ्रेंड्स अब सीए फाइनल का एग्जाम देने वाले हैं। तीनों की स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। तीनों साथ में ही, तीनों ने सीपीटी का एग्जाम दिया था, तीनों ने ही साथ में आईपीसीसी का भी एग्जाम दिया था, एंड आईपीसीसी में तीनों ने, सीपीटी में तीनों ने साथ में एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गए। फिर तीनों ने आईपीसीसी साथ में पढ़कर साथ में एग्जाम दिया, तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट आईपीसीसी बोथ ग्रुप्स क्लियर हो गए। अब सीए फाइनल आ रहा है, एंड अब सीए फाइनल में इन लोग तीनों को साथ में एग्जाम देना है। तो अब क्या बोलते हो, सीपीटी में एग्जाम, जमशेदपुर बोल रहा है सर स्पीड इंक्रीज करो, जमशेदपुर फर्स्ट लेक्चर है भाई, आराम से मेरे को थोड़ा वेवलेंथ सेट करने दे, मेरे लिए भी फर्स्ट वर्चुअल लेक्चर है, तो धीरे धीरे मेरे को यूज टू होने दे, 2-3 लेक्चर मेरे को दे दो, फिर ऑटोमेटिकली अपन लोग कनेक्ट करते जाएंगे, स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगा। सो प्लीज औरंगाबाद, जमशेदपुर थोड़ा अपन लोग आज 2-3 दिन मैनेज करेंगे एंड फिर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा स्पीड, डोंट वरी। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। कृष्णा, भावेश, नवनीत सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर साथ में पढ़े, आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर साथ में पढ़े, अब सीए फाइनल में तीनों का अटेम्प्ट है। क्या लगता है, तीनों का अटेम्प्ट है मई में तीनों का अटेम्प्ट है, एंड तीनों अब फाइनल में साथ में अटेम्प्ट देने वाले हैं। क्या लग रहा है तुम लोग को, क्या करेंगे ये लोग? तो सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी, पढ़ाई का स्ट्रैटेजी तो बाद की बात है, अब सबसे पहला स्ट्रैटेजी तो ये लोग ये यूज करने वाले हैं कि सब लोग अपना वो मेरे को नीचे तुम लोग का जवाब। हाँ, झांडिल वाला ने सही जवाब दिया है, उन्होंने बोला है कि सबसे पहला स्ट्रैटेजी कि वो लोग साथ में पढ़ने वाले, बॉस करेक्ट, जमशेदपुर ग्रुप स्टडी करेंगे वो लोग। तो तीनों ने यही प्लान किया, तीनों बोलते हैं कि कृष्णा, भावेश एंड नवनीत बोलते हैं कि हम लोग तीनों साथ में पढ़ाई करने वाले। ठीक है, फेयर इनफ। इनका एग्जाम है मई में, तीनों को 31 दिसंबर को लीव मिल गया,
1 जैन से ये लोग प्लान करते हैं कि अपन लोग साथ में स्टडीज करने वाले हैं। सो कृष्णा, भावेश, नवनीत तीनों ने प्लान किया कि ये लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। साथ में पढ़ाई करने का मतलब सुबह 7 बजे ये लोग मिलते हैं। कृष्णा का घर खाली रहता है तो कृष्णा आ जाता है अपने घर पे 7 बजे, उसका तो घर खाली है। भावेश और नवनीत भी उसके घर पे आ जाते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं एंड रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाई करते हैं। कभी कभी जब थियोरी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो लोग एक दूसरे को पूछते रहते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। जब वो लोग प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं तो खुद से पढ़ लेते हैं, बट बेसिकली तीनों साथ में ही पढ़ाई करते हैं। तो कृष्णा, भावेश, नवनीत तीनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। कृष्णा अपना उसका वो कभी थ्योरी पढ़ता है, प्रैक्टिकल, भावेश का भी सेम, बट एकदम फोकस्ड है तीनों। सुबह 7 बजे आ जाते हैं। 1 जैन को सुबह 7 बजे पढ़ाई चालू की है इन्होंने एंड मई 17, 18 तक, जब तक तुम्हारे एग्जाम चलने वाले हैं तब तक ये लोग कंटिन्यूअसली साथ में ही पढ़े हैं। फ्रॉम डे 1 टिल द डे एंड। ना सूरज देखते हैं, ना सांझ, ना सनराइज, ना सनसेट, बस एक ही फोकस है, वो है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। भाई 14 to 15 आवर्स पढ़ाई करोगे तभी जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करोगे। एंड दे आर वेरी फोकस्ड। सो बाहर का खाना कुछ नहीं खाया इन्होंने। कोई फंक्शन होता था बीच में, होली का फंक्शन था, मार्च में होली आती है ना, सो होली में भी वो लोग नहीं गए। और जो भी इवेंट आया कुछ भी उन्होंने, 14 फरवरी भी बीच में आया था, उन्होंने बोला नहीं 14 फरवरी पे भी हम इधर घर पे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। होली आई बीच में, होली कब है होली, उसके लिए भी उन्होंने बोला कि हम घर यहाँ पे ही पढ़ाई आएगी। अहमदाबाद बोल रहा है शिवरात्रि आई, शिवरात्रि के भी लिए उन्होंने बोला कि हम कोई फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही चीज, और वो है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और बोल रहा हूं ना, इन्होंने मतलब सब चीज त्याग दिया, सिर्फ घर पे बैठ के ईट, स्लीप एंड स्टडी, ये इनका वो कर दिया। इतने सीधे तो नहीं है तीनों, बन गए। सीए फाइनल का जब एग्जाम आता है ना सर पे, तो अच्छे अच्छे सीधे बन जाते हैं, जलेबी भी सीधी हो जाती है। तो भावेश, नवनीत और कृष्णा क्या चीज है, वाह वाह। चलो, सो कृष्णा, भावेश एंड नवनीत तीनों बहुत फोकस से पढ़ाई कर रहे हैं। बीच में 1-2 फंक्शन आए, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं जाएंगे। बाहर का खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं किया, अब खाली पढ़ाई के ऊपर है। एंड आज आपको मैं बता देता हूं, टुडे इज 18th of November एंड इनका एग्जाम्स खत्म हो चुका है। जी हाँ, सो आज इनका एग्जाम, आज का डेट क्या है सब लोग बताओ मुझे, आज का डेट क्या है? आज का डेट है 18th नवंबर। आज का डेट है 18th नवंबर। सॉरी मई में एग्जाम है, सो 18 भावनाओं में बह गया मैं। आज का एग्जाम, आज का डेट है 18th मई एंड 18th मई को इन सब का एग्जाम खत्म हो गया है। अब मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, कृष्णा, भावेश एंड नवनीत साथ में ले लो। एग्जाम खत्म हो चुका है, आज शाम के 5 बजे आप लोग का एग्जाम टाइमिंग आई थिंक 2 to 5 है। सो 2 to 5 का आपका एग्जाम टाइमिंग है, अभी बजे है शाम के 5। आप मेरे को बताओ अब आप लोग क्या करने वाले हो, क्या प्लान है आप लोग का? कृष्णा, नवनीत एंड भावेश अपने को जवाब देंगे। 18th मई इज टुडेज डेट एंड अब आप लोग को जवाब देना है। जवाब दे दिया उन्होंने, सर पार्टी करेंगे, बिल्कुल सही। अगर मैं भी आपके साथ होऊंगा तो यही करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर बहुत सारा अपन लोग नींद लेंगे, सो जाएंगे। नहीं आएगा नींद। सीए फाइनल के एग्जाम के बाद भाई साहब नींद आता ही नहीं है। मतलब अगर टीवी चालू किया ना तो टीवी पे सूर्यवंशम जैसा मूवी भी अच्छा लगने लग जाएगा अगर अपन एग्जाम पर पढ़ाई कर रहे हैं तो, बट एग्जाम के बाद नींद नहीं आएगा, टीवी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब अपन क्या करेंगे? जमशेदपुर बोल रहा है गोवा जाएंगे आपके साथ, डेफिनेटली वी विल प्लान गाइस, मेरी गारंटी। सो जाएंगे। अहमदाबाद बोल रहा है सो जाएंगे। भाई तेरे को नींद नहीं आएगा। सीए फाइनल के 4 महीने के एग्जाम के टाइम पे बहुत नींद आएगा, बट एग्जाम के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, नींद ही नहीं आता है। भले ही वो 16 दिन 18 दिन आप सोए नहीं होगे, बट एग्जाम के 5 बजे के बाद नींद नहीं आने वाला है। नींद तो नहीं आने वाला है, तो अब अपन क्या करेंगे? कोई बोल रहा है गोवा के ट्रिप पे जाएंगे, सिंगापुर के ट्रिप पे जाएंगे। यस जाएंगे, बट इमीडिएटली तो नहीं जाएंगे ना, 1-2 दिन बाद जाएंगे। अभी शाम के 5 बजे है, अभी मुझे बताओ क्या करने वाले हो बॉस, उसका जवाब दो। तो तीनों ने जवाब दे दिया है मुझे कि सर अब हम पार्टी करेंगे। सो पार्टी करने के लिए तीनों फ्रेंड्स बाहर निकल चुके हैं एंड तीनों एक नियर बाय रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये कृष्णा, भावेश और नवनीत कौन से सेंटर के थे? पाली सेंटर के कि कहां के थे? बीकानेर बोल रहे कॉस्टिंग का पेपर मैच करेंगे। अरे कुछ नहीं होगा। अच्छा पाली सेंटर के थे तीनों, ठीक है। सो अब ये लोग पाली सेंटर के, पाली में कोई रेस्टोरेंट है क्या भाई? कि पाली वाले तो जोधपुर जाते हैं ना रेस्टोरेंट के लिए, उधर तो रेस्टोरेंट होता नहीं है शायद। तो
वो लोग तीनों जोधपुर, अच्छा केसर होटल है, वाह वाह वाह, पाली में केसर होटल में वो लोग तीनों गए। ध्यान से सुनना अब ये एग्जाम्पल। सो तीनों गए हैं अब केसर होटल में। सर वहां पे क्या करने वाले हैं ये लोग? तो चलो मैं आपको बताता हूं क्या करने वाले हैं ये लोग। ऑब्वियसली खाना खाने के लिए गए हैं वो लोग। बहुत दिनों से खाना नहीं गया, अप्रोक्स 4-5 महीनों से बाहर का खाना नहीं गया, तो बहुत बाहर का खाने का मन हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, औरंगाबाद बोल रहा है पनीर चिली, यस मैं उसी पे आ रहा हूं। आप मेरे को बताओगे पाली केसर होटल में अपन लोग स्टार्ट करेंगे सूप एंड स्टार्टर्स के साथ। आपको लग रहा होगा सर ये होटल मैनेजमेंट का लेक्चर है या कॉस्टिंग का? आऊंगा भाई, कॉस्टिंग पे आऊंगा। सूप एंड स्टार्टर अपन लोग ऑर्डर करने वाले हैं अब। तो मेरे को बताओ कौन सा सूप ऑर्डर करोगे? खर्चा डिवाइड, बोलो बोलो कौन सा सूप ऑर्डर करोगे? सो कृष्णा का मेरे पास यहां पे जवाब आ गया है। कृष्णा मेरे को बोल रहा है कि सर हम मंचाऊ सूप ऑर्डर करेंगे। बहुत बढ़िया कृष्णा। भावेश आप क्या ऑर्डर करोगे? भावेश मेरे को बोल रहा है कि सर हम टोमेटो सूप ऑर्डर करेंगे। बहुत बढ़िया। और नवनीत को पूछ रहा हूं, नवनीत क्या? अच्छा नवनीत मेरे को बोल रहा है सर हम स्वीट कॉर्न सूप ऑर्डर करेंगे। कौन सा? स्वीट कॉर्न सूप ऑर्डर करेंगे। वाह वाह। तो देखो कभी भी बाहर फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो अपन लोग अलग अलग वैरायटी का चीज ऑर्डर करते हैं ताकि थोड़ा उसमें से भी खा सके, थोड़ा अपना भी। भाई होता है कि नहीं ऐसा? ना मत बोलना, ऐसा ही सब लोग करते हैं, मैंने भी किया है ऐसा। सर मेन फोकस क्लास में कॉस्टिंग को लेके आएगा? यस डेफिनेटली आएगा। सो मंचाव सूप, टोमेटो एंड स्वीट कॉर्न, ये 3 चीज। एंड मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, देखो बेसिक एग्जांपल से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिक्स जैसे अपना क्लियर होते जाएगा, फिर मैं चैप्टर पे आते जाऊंगा और फिर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएगा। मंचाओ, टोमेटो, स्वीट कॉर्न तीनों ने ऑर्डर कर दिया है अपने अपने हिसाब से एंड वो चीज आ चुका है। चलो अब मेरे को बताओ सूप एंड स्टार्टर्स के बाद आप क्या ऑर्डर करने वाले हो? बोलो मेरे को। पाली, यस। नवनीत, कृष्णा एंड भावेश क्या ऑर्डर करने वाले हो? यस। उसके बाद सर अपन मेन कोर्स पे ऑर्डर कर देते हैं। तो अब मेन कोर्स में मैंने उनको पूछा भाई तुम लोग क्या ऑर्डर करोगे? तो मेरे को कृष्णा बोल रहा है कि सर मैं क्या बोलते हैं ना, पनीर मखनी ऑर्डर करूंगा। फिर बाद में भावेश बोल रहे हैं नहीं सर दाल तड़का ऑर्डर करूंगा। नवनीत बोल रहे हैं अरे नहीं नहीं सर मैं तो राइस ऑर्डर करूंगा। तो ये लोग बहुत कंफ्यूज है, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। औरंगाबाद पूछ रहे हैं स्टार्टर किधर गया? अरे औरंगाबाद ये सूप एंड स्टार्टर्स में सूप में वो लोग का काम हो गया, फिर वो लोग को लग रहा है कि स्टार्टर भी मंगा दिया तो बहुत हैवी हो जाएगा, फिर मेन कोर्स खराब हो जाएगी। तो इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, मेन कोर्स पे ही सीधा आ रहे हैं। तो मेन कोर्स में वो लोग तीनों ने ऑर्डर करना चालू किया। वो लोग कंफ्यूज्ड है कि क्या ऑर्डर करें अपन। एक बोल रहा है पनीर का कुछ आइटम, एक बोल रहा है दाल ऑर्डर करते हैं, एक बोल रहा है नहीं राइस ऑर्डर करते हैं, इतने दिनों से खाया नहीं है बाहर का। तो वो लोग खुद बौरा गए हैं कि क्या ऑर्डर करे। तो सब लोग अपना अपना चॉइस दे रहे हैं और वो लोग में झगड़ा हो गया। बोल रहे हैं यार क्या ऑर्डर करे, समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पे उन्होंने वेटर को बुलाया, वेटर को पूछा वेटर क्या ऑर्डर करना चाहिए, हम कंफ्यूज है, इतना सारा भी ऑर्डर नहीं करना है कि फिर उसको वेस्टेज नहीं होना चाहिए फूड का। तो वो लोग तीनों क्या सोच रहे हैं कि अब अपन लोग ऐसा करते हैं थाली ऑर्डर कर लेते हैं। थाली में अगर आप लोग ने देखा होगा तो 2-3 तरह की सब्जी आती है, पराठा भी आ जाता है, उसके बाद में रोटी भी आ जाती है, राइस होता है, दाल होता है, रायता होता है, गुलाब जामुन डेजर्ट में होता है। भाई साहब सब हो जाता है, यस और नो? तो उन्होंने बोला चलो थाली ऑर्डर करते हैं। तो कृष्णा बोलता है कि मैं तो गुजराती थाली ऑर्डर करूंगा बॉस। तो कृष्णा ने ऑर्डर किया है गुजराती थाली। भावेश बोलता है सर मैं तो पंजाबी थाली ऑर्डर करूंगा। तो भावेश ने पंजाबी थाली ऑर्डर कर दी। और फिर बाद में नवनीत बोल रहा है कि सर मैं तो राजस्थानी थाली ऑर्डर करूंगा। सो गुजराती थाली, पंजाबी थाली और राजस्थानी थाली तीनों ने ऑर्डर कर दी। यस, तो तीनों ने ये चीज ऑर्डर कर दी है ताकि सबको जो चाहिए ना वो एक ही प्लेट में आ जाए। झगड़ा नहीं कि मेरे को ये मंगाओ, मेरे को ये मंगाओ। रोहतक बोल रहा है मुंह में पानी आ रहा है, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है और मैं तो खाने का बहुत शौकीन हूं भाई साहब। तो एनीवेज चलो मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो मेन कोर्स भी ऑर्डर कर दिया इन्होंने और जम के मेन कोर्स खा लिया है। बहुत दिनों बाद, 4 महीने बाद ये लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, दबा के खाना खाया है, मजा आ गया इनको। अब क्या करेंगे वो मेरे को बताओ। सो मेन कोर्स भी ऑर्डर हो गया है, अब क्या ऑर्डर करोगे बोलो? नवनीत करेक्ट, बीकानेर बोल रहा है आइसक्रीम, सूरत बोल रहा है आइसक्रीम, बिल्कुल सही जवाब। सो कैन आई से अब अपन लोग कैन आई से डेजर्ट्स ऑर्डर करेंगे ना बॉस? बिल्कुल और डेजर्ट्स ऑर्डर करेंगे। सो डेजर्ट्स में क्या ऑर्डर करेंगे? झंडे वाला एक अच्छा आइडिया दिया, वो बोल रहा है ब्राउनी विद आइसक्रीम।
सो सिजलिंग ब्राउनी ऑर्डर करे क्या, क्या बोलते हो? सो कृष्णा को हमने पूछा कृष्णा क्या ऑर्डर करेगा भाई, तो कृष्णा ने बोला सर मैं सिजलिंग ब्राउनी ऑर्डर करूंगा। तो कृष्णा का जवाब आया है सर मैं सिजलिंग ब्राउनी ऑर्डर करूंगा। वाव, किसने बोला गुलाब जामुन? भाई रोहतक, गुलाब जामुन तो ऑलरेडी अपने थाली में था, तो वापस से डबल खर्चा क्यों करेंगे भाई? चलो ठीक है। सिजलिंग ब्राउनी के बाद में भावेश पे आया। भावेश अपना एकदम शांत आदमी है, ठंडा आदमी है वो, तो भावेश को पूछा भाई तू क्या ऑर्डर करेगा? तो भावेश बोलता है सर मेरे को तो वनीला आइसक्रीम ही बहुत हो गया। तो उसने बोला कि सर मैं तो वनीला आइसक्रीम ही ऑर्डर करूंगा। और फिर नवनीत को पूछा नवनीत भाई तू क्या ऑर्डर करेगा? सो नवनीत ने बोला कि सर मेरे को है ना थोड़ा टॉन्सिल हो गया है, तो टॉन्सिल के कारण मैं तो कुछ ऑर्डर कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरे को टॉन्सिल हो गया और अभी मैंने आइसक्रीम खा लिया तो अभी जो मेरा 2-3 महीने का वेकेशन है, जो गोवा घूमने का प्लान है, वो कैंसिल हो जाएगा सर। तो नवनीत बोल रहा है कि सर मैं तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करने वाला हूं। इंदौर बोल रहा है सर विक्स दे दो उसको। वो बोल रहा है यार विक्स से कुछ नहीं होगा, टॉन्सिल है भाई साहब, छोटी मोटी चीज नहीं है कि विक्स से हो जाएगा सब चीज। तो नवनीत बोल रहा है नहीं सर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो ठीक है मैं तो कुछ ऑर्डर नहीं करूंगा, वही बेटर है मेरे लिए। ठीक है, तो अब इनका डेजर्ट भी आ गया। भावेश ने वनीला पूरा आइसक्रीम खत्म कर लिया, फिर इतना खा लिया, तब टॉन्सिल कहां था रोकता पूछ रहा है। अरे भाई खाने से टॉन्सिल थोड़ी होता है, ये तो डेजर्ट से होता है ना। ठीक है, सिजलिंग ब्राउनी कृष्णा ने खा लिया एंड अब हो गया, उन्होंने पानी भी पी लिया अहमदाबाद एंड अब दे आर फुल, पेट फुल हो गया उनका एंड दे आर लाइक बस हो गया। अब आगे क्या, चलो अब मेरे को बताओ। सूप एंड स्टार्टर्स भी हो गया, मेन कोर्स भी हो गया, डेजर्ट भी हो गया। अब आप बोलोगे सर कुछ सॉफ्ट ऑफ पान हो जाए। पान फ्री में, फ्री मुखवास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुखवास का कोई भी नहीं लेता है। तो ऑब्वियसली अब अपन क्या बोलेंगे, अब अपन उनको बोलेंगे भाई साहब जरा जाके बिल लेकर आ जाओ। तो अपना जो वेटर है उसको अपन बोलते हैं वेटर प्लीज गेट द चेक। तो वो चेक लेकर आएगा। यस, अब बिल का टाइम आ गया है। तो वो अब बिल बनाना चालू कर रहा है। कौन? अपना वेटर बिल बनाना चालू कर रहा है। तो चलो आओ देखते हैं वो बिल कैसा बनाएगा। अहमदाबाद बहुत ज्यादा ऑप्शंस दे रहा है, अहमदाबाद वो ऑप्शन नहीं चलेगा। सोडा और क्या क्या लिखा है पता नहीं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो। बीकानेर बोल रहे हैं आप बर्तन साफ करने पड़ेंगे। नहीं भाई, आर्टिकल क्लर्क है, इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि ये बिल भी ना दे पाए। चलो अब वो क्या करेंगे कि बिल बनाना चालू कर रहा है। तो सूप एंड स्टार्टर्स का अच्छा मुझे बताओ मंचाओ का कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? बोलो मंचाओ का कितना होगा? थाली में कितना? 150। मंचाओ का कितना होगा? 150। टोमेटो का कितना होगा? चलो टोमेटो का आई थिंक 100। और स्वीट कॉर्न में तो होता क्या है कि क्या होगा, मतलब उसमें तो आई थिंक वो तो कितना होगा 60 रुपीज का स्वीट कॉर्न होगा। ठीक है, तो उसने टोटल कर लिया। तो चार्टर्स मुझे जरा बताना तो टोटल कितना हुआ सूप का? 150, मंचाऊ का ले लेते हैं, टोमेटो का 100 और स्वीट कॉर्न का 60, तो टोटल कितना हो गया? 210 हो गया। मुजफ्फरनगर सर, ऑल स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ड्रीम, आ जाओ भाई कॉस्टिंग पे आ जाओ। अब मैं भाव पूछ रहा हूं तुम्हारे को। सो 250 एंड 310 हो गया मेरा सूप्स एंड स्टार्टर्स का। थाली का क्या प्राइस है? तो इनका क्या है, थाली का ये होटल का खासियत है, कोई भी थाली लो फिक्स्ड प्राइस, 300 300 300 फिक्स्ड प्राइस। सो मेरे को बताओ थाली का टोटल कितना हो गया? बोलो सर ऑफ सीजन में 60 कौन देगा? भाई स्वीट कॉर्न में होता क्या है, तो 60 में मिलेगा। करेक्ट। तो थाली का प्राइस हो गया टोटल 900। सबका जवाब आ चुका है। अब आते हैं डेजर्ट्स के ऊपर। गिरीश पाक, थैंक यू फॉर द आंसर। सो अब 900 मेन कोर्स थाली का भी जवाब आ गया है। अब डेजर्ट्स का क्या होगा? सिजलिंग ब्राउनी कितने का होगा अप्रॉक्स? बोलो। डिसेंट होटल है, अच्छा होटल है भाई, आर्टिकल है, ऐसे वैसी जगह पे नहीं जाएंगे। यस, तो अपन लोग मेजरली जवाब आया सर 150 होगा। चलो 150 दिया। वनीला का कितना होगा भाई? वनीला में होता क्या है? सिंपल प्लेन वनीला, कुछ होता भी नहीं है, तो वो कितने का होगा? वो होगा अप्रोक्सीमेटली 75-80 का। चलो राउंड फिगर रखते हैं उसको, तो ये हो गया 80 का। और भाई साहब ने कुछ खाया नहीं, तो टोटल मेरा डेजर्ट का कितना हो गया भाई? 230 हो गया, डेजर्ट का हो गया। बराबर है? ठीक है सर, डन। चलो अब वो टोटल कर रहा है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताओ मुझे टोटल कितना आ जाता है ये तीनों का। रोहतक ने जवाब दिया 1440। somebody प्लीज कंफर्म 1440 बराबर है? मुजफ्फरनगर, औरंगाबाद, सही जवाब। सो 1440 इज द टोटल बिल। अब ये टोटल बिल का
कैसे अपन लोग पे करेंगे? तो ऑब्वियसली जब फ्रेंड्स साथ में जाते हैं तो टोटल बिल का अपन क्या करते हैं? सच्ची सच्ची बोलो। रोहतक बोल रहे हैं सर 1440 को अपन डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। वैसा ही करते हैं अपन सब। तो 1440 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? झंडे वाला ने जवाब दिया है सर 480। मुझे कंफर्म करो 480 आता है क्या? कंफर्म करो 480 बराबर है। अहमदाबाद 380 ने भाई 480। तूने लगता है पी लिया है वो सोडा जो तू बोल रहा था। टॉलीगंज 480 सही जवाब। तो 480 तीनों ने 480 निकाला और तीनों का दिल बहुत बड़ा है। तीनों ने 20 रुपीज एक्स्ट्रा निकाल लिया टिप। आज एग्जाम खत्म हुआ है भाई का बहुत खुश है आज भाई। तो 480 प्लस 20 20 20 तीनों ने निकाला। तो कृष्णा ने 500 पे कर दिया, भावेश ने 500 पे कर दिया और नवनीत ने भी 500 पे कर दिया एंड 500 पे करके तीनों बाहर चले गए। सहारनपुर थैंक यू फॉर द आंसर। अब यहां पे जैसे ही तीनों बाहर निकले दिमाग चलने लग गया वो लोग का। सही, अब तुम लोग जो सोच रहे हो वो सही है, वैसा ही कुछ उनका दिमाग चलने लगा। टॉलीगंज बोल रहा है 60 रुपीज टिप। अरे हाँ भाई दिल बड़ा है, आर्टिकल क्लर्क है, समस्या थोड़ी है, अभी 2 महीने बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा वो। सो अब वो लोग ने बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले कृष, भावेश और नवनीत, नवनीत का कट गया। जनकपुरी बोल रहा है, सही बोल रहा है भाई, नवनीत थोड़ा अपना मारवाड़ी आदमी है तो वो दिमाग लगा रहा है। 500 रुपीज मैंने पे किया और मैंने खाया कितने का? खाली 360 रुपीज का। क्या वो खुश होगा कि नहीं? तो नवनीत के दिमाग में कैलकुलेशन चालू। अपन भी जब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो ऐसा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चालू हो जाता है ना कि ये क्या हो गया भाई। अच्छा, भावेश भी अपना कैलकुलेशन कर रहा है। भावेश ने देखा तो उसका टोटल आया 480 प्लस 20 टिप। तो वो तो एकदम परफेक्टली बैठ गया। भावेश बोल रहा है मैं तो इंडिफरेंट हूं भाई, कोई टेंशन नहीं है। और कृष्णा मनी मन बहुत मुस्कुरा रहा है। कृष्णा बोल रहा है साला मैंने खाया 600 का और पे कितना करना पड़ा? खाली 500 रुपीज का। तो कृष्णा तो मनी मन में बहुत खुश है और नवनीत बाहर निकल के सोच रहा है कि अरे साला ये क्या हो गया। नवनीत सोच रहा है नेक्स्ट टाइम ये कृष्णा को टॉन्सिल होने दे, ये कृष्णा को मैं ही लेके जाऊंगा वापस से। बट अब आते हैं अपन लोग कॉस्टिंग के ऊपर। क्या यहां पे आप लोग मुझे बताओ सही कॉस्टिंग हुआ है या गलत कॉस्टिंग हुआ है? जवाब दो, सही कॉस्टिंग हुआ है या गलत कॉस्टिंग हुआ है? नवनीत बाहर निकल के दिमाग लगा रहा है, वो सोच रहा है कि यार मेरे साथ तो गलत हुआ है, गलत कॉस्टिंग हुआ है। बिल्कुल सही, जोधपुर, पाली, मुजफ्फरनगर सही है। सब लोग, रोहतक, सबका जवाब सही है। सर ये गलत हुआ है, ये गलत कॉस्टिंग हुआ है। क्यों भाई, क्यों गलत कॉस्टिंग हुआ है? डिवाइड बाय 3 तो किया। ऐसा ही होता है अपने साथ। अपन भी कभी कभी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, डिवाइड बाय 3 करके निकल जाते हैं और फिर बाद में सोचना चालू कर देते हैं। जनकपुरी बोल रहा है सर फ्रेंडशिप में कॉस्टिंग नहीं देखते। आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। तो अब कहना इससे मैं यहां पे बोलता हूं कि सर छोड़ो ना। नहीं, क्यों छोड़े? नवनीत बाहर निकल के सोचेगा ही सोचेगा। स्पेशली अगर वो मारवाड़ी हुआ तो पक्का सोचेगा। टेंशन मत लो, मैं भी मारवाड़ी हूं तो गलत मत लो भाई। अपने को तो अपने खून में है कि पैसा गलत नहीं देना अपने को। तो नवनीत सोच रहा है कि यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ, 100 रुपया ज्यादा दे दिया, 250 रुपया ज्यादा दे दिया, बनिया है वो बिल्कुल। तो 100% सोचेगा एंड वो बाहर निकल के सोच रहा है ठीक है अब मेरे को बताओ कहां पे ओवर कॉस्टिंग हुआ है एंड कहां पे अंडर कॉस्टिंग हुआ है, ये अब अपने को बताना है। कहना इससे कृष्णा के केस में, कहना इससे कृष्णा के केस में ओवर कॉस्टिंग हुआ है अंडर कॉस्टिंग? प्लीज मेरे को जवाब दो। कृष्णा के केस में ओवर कॉस्टिंग हुआ है अंडर कॉस्टिंग? जमशेदपुर सोच समझ के जवाब दो। जमशेदपुर सोच समझ के जवाब दो। जमशेदपुर बोल रहा है कि बाकी सब लोग का अंडर कॉस्टिंग है। सूरत सोच समझ के जवाब दो। कृष्णा के केस में उल्टा मतलब ओवर कॉस्टिंग हुआ है अंडर कॉस्टिंग? देखो कृष्णा का आइडियली कॉस्ट आना चाहिए था 600, कितना? 600, बट अपन लोग ने कृष्णा से कलेक्ट कितना किया? खाली 500। तो कहना से उसके लिए कॉस्ट आना चाहिए था 600, बट उसने कॉस्ट कितना इंकर किया? ओनली 500। सो कहना से कृष्णा के केस में अंडर कॉस्टिंग हुआ है। एवरीबॉडी यस और नो? सही बोल रहे हो, ठीक है। नवनीत के केस में ओवर कॉस्टिंग हुआ है या अंडर कॉस्टिंग? अच्छा, भावेश के केस में क्या हुआ है? अंडर कॉस्टिंग, ओवर कॉस्टिंग या करेक्ट कॉस्टिंग? भावेश के केस में,
भावेश के केस में ओवर कॉस्टिंग, अंडर कॉस्टिंग या करेक्ट कॉस्टिंग? करेक्ट, इनडिफरेंट वो केस में करेक्ट कॉस्टिंग हुआ है। अच्छा, नवनीत के केस में क्या हुआ है? ओवर कॉस्टिंग, अंडर कॉस्टिंग, क्या हुआ है? बोलो बोलो। नवनीत के केस में हुआ है ओवर कॉस्टिंग। कैसे ओवर कॉस्टिंग सर? अरे भाई, उसका कॉस्ट आना चाहिए था 360, बट उसका कॉस्ट आया ज्यादा है, तो कहना इसे अगर उसका कॉस्ट ज्यादा है तो वो ओवर कॉस्टिंग है। सो नवनीत के केस में ओवर कॉस्टिंग हुआ है, कृष्णा के केस में अंडर कॉस्टिंग हुआ है। तुम लोग समझ रहे हो ओवर कॉस्टिंग अंडर कॉस्टिंग कैसे होता है? एकदम बेसिक आपके प्रैक्टिकल लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है मैंने। जनकपुरी बोल रहा है सर आपकी वजह से बाहर खाना पड़ेगा, मुंह में पानी आ गया। अरे थोड़ा खर्चा कर लो भाई, स्ट्रीट फूड खा लो, सस्ते में पड़ जाओगे। अब आते हैं कॉस्टिंग के ऊपर। कहना इसे ये जो क्वेश्चन है, ये जो चीज हुई है, क्या ये अपने साथ हुई है कि नहीं हुई है? आप मेरे को बताओ। क्या आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ गए होगे? क्या आपने भी थोड़ा कभी कभी ज्यादा खाया होगा, कम पे किया है? कभी कभी कम खाया होगा, ज्यादा पे किया है। एंड जैसा मेरे को एक किसी सेंटर ने बोला था कि सर चलता है, थोड़ा बहुत तो फ्रेंड्स में होता है। भिलवाड़ा बोल रहा है मेरे साथ हो चुका है। अरे भिलवाड़ा भाई थोड़ा दिल बढ़ा रख यार। झंडे वालान बोल रहे हैं यस सर सो मेनी टाइम्स। कोई बात नहीं, दिल बढ़ा रख, दोस्त है, ज्यादा खिलाए तो आगे काम आएगा, टेंशन मत ले। बट कहने का मतलब क्या है कि देखो, अपना बेसिक से ही ओवर कॉस्टिंग अंडर कॉस्टिंग होता है। एंड दैट इज वाई जब हाई लेवल पे जाता है ना, तो वही चीज अपन लोग गलत करते हैं। यस, यहां पे फ्रेंड्स है तो इसके लिए सर थोड़ा ओवर कॉस्टिंग अंडर कॉस्टिंग चलता है, कोई बात नहीं सर, दिल बड़ा रख सकते हैं। बट अब मैं आपको लेके चलूंगा एक बिजनेस सिनेरियो में जहां पे ये ओवर कॉस्टिंग और अंडर कॉस्टिंग हो रहा है। अब मेरे को बताओ, फ्रेंडशिप में ओवर कॉस्टिंग अंडर कॉस्टिंग चलता है तो गलत, बट हो रहा है यहां पे, चलता है। बट क्या बिजनेस में ये ओवर कॉस्टिंग अंडर कॉस्टिंग होगा तो चलेगा या नहीं चलेगा? आप मुझे जवाब दो। फ्रेंडशिप में तो चलो चल गया, पर है गलत बॉस, चल गलत है, चलेगा। बट क्या बिजनेस में चलेगा? द आंसर इज नो, नेवर। अब मैं यहां से मेरे जो सेकंड एग्जांपल में जाऊंगा, वहां पे बिजनेस में भी ऐसा ही हो रहा है। एंड तब, और आज आपके लाइफ में भी ये हो रहा है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। और जब ये लेक्चर खत्म होगा ना, तब मैं आपको फूड फॉर थॉट दूंगा। तब देखना, आप जब यहां से बाहर निकलोगे ना आज के लेक्चर के बाद, आपका दिमाग में अब सिर्फ बिजनेस घूमेगा और आपको समझ में आएगा कितनी जगह पे सही कॉस्टिंग और गलत कॉस्टिंग चल रहा है। एंड यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आज से, कि आज से बिजनेस के अंदर घुस जाओ, हर एक बिजनेस को एनालाइज करना चालू कर दो, हर एक बिजनेस को। एंड जब वो एनालिसिस करना चालू कर दोगे ना, कॉस्टिंग आपके दाएं हाथ का खेल बन जाएगा। चलो अब मैं आता हूं मेरे मुद्दे पे। सो जैसा मैंने यहां पे देखा कि क्रिश के साथ अंडर कॉस्टिंग हुआ है। ए गाइस, सबको समझ में आया ना कैसे अंडर कॉस्टिंग? क्यों अंडर कॉस्टिंग? बिकॉज क्रिश का खाया है उसने, भाई साहब ने 600 रुपए का, पर उसने बिल तो 500 रुपए का ही पे किया, तो खाया 600 का, पर खाया 600 का, पर पे कम किया है, पे कम किया है। कितने का? कितना पे किया? 500 ही पे किया, तो कम पे किया है। तो कहना इससे वो क्या हो जाएगा बेटा? अंडर कॉस्टिंग। मैं एग्जांपल लेता हूं भावेश का। भावेश का 500 का खाया और 500 का उसने पे किया। कहना इससे एकदम करेक्ट कॉस्टिंग हुआ है हमारे भावेश का। अरे एवरीबॉडी यस और नो? सही जवाब। और अगर मैं नवनीत की बात करूं तो कह रहा इसे नवनीत ने खाया है खाली 360 रुपए का, बट उसको पे करना पड़ा है 500 रुपए। गुड और बैड? सर बैड। कहना इसे उसको 360 के जगह जो उसको 360 पे करना चाहिए था, उससे उसने 140 ज्यादा पे किया है। ज्यादा पे किया है। क्या पे किया है? ज्यादा पे किया है। तो अगर उसने ज्यादा पे किया है तो ये क्या हो गया? ओवर कॉस्टिंग। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज मेरे साथ जवाब देते रहो मेरे को जवाब कि सर सवाब सही वो लोग के साथ कॉस्टिंग हो रहा है कि नहीं, क्या है सही? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें टिप ऐड कर दो तो भाई ये चलो ना 20 इधर उधर। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये जो ओवर कॉस्टिंग एंड अंडर कॉस्टिंग है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली अपने को हमेशा याद रखना है कि वी शुड ऑलवेज डू करेक्ट कॉस्टिंग। तो अपन लोग फ्रेंड्स लेवल पे जो बेसिक अपना बचपन से अपन लोग यूज कर रहे हैं, उधर ही अपन गलत कर रहे हैं। तो आगे जो अपन बिजनेस करते हैं ना, उसमें भी ये गलती करते हैं। और अब मैं आपको प्रूव करूंगा मेरे एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ कि कैसे ये कॉस्टिंग जो आप लोग देख रहे हो, जो अब अपने फ्रेंड्स
फ्रेंड्स के रिलेशन पे थी, जो एक निजी बात है, जो एक पर्सनल बात है, चलेगा सर, फ्रेंडशिप में ऊपर नीचे चलेगा, चलो मानता हूं। बट जब अब मेरा सेकंड एग्जांपल आएगा ना, तो एग्जांपल नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिजनेसेस भी इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। और अगर बिजनेस उसको गलत तरीके से यूज कर रहा है तो कहना इसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन उसको ठीक करे एंड वो कॉस्टिंग को सही करे। यस और नो? बिल्कुल सही। तो आज के बाद आप जब आर्टिकलशिप पे जाओगे तो अपना दिमाग, कान और आंख खुला रखना एंड कैसे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ थोड़ा वेट करो, 1-2 दिन का मेरे को टाइम दो एंड मैं आपको उसमें चैंपियन बना दूंगा। देखना। एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर? इंदौर मुझे पूछ रहा है कि सर ये एग्जाम्पल लिखे कि नहीं। आपका क्या जवाब है? क्या करें, लिखे? आप लोगों को लिखना है, बेसिक एग्जाम्पल है, या तो ये लास्ट में अपन लोग लिख लेंगे, मैं आपको लास्ट में टाइम दे दूंगा, ठीक है। अब और एक चीज बता देता हूं कि जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिंदगी भर इसको याद रखना। ऐसा नहीं कि आज मैंने एग्जांपल दिया और घर पे गए और भूल गए, नहीं। मेरे एग्जांपल्स होंगे भी ऐसे कि आप जिंदगी भर उसको कैरी करोगे, जिंदगी भर। एग्जाम तक तो यस, पर जिंदगी भर आप कैरी करोगे, ये मेरा एश्योरेंस है। तो एग्जांपल नंबर 1 में, क्या एग्जांपल नंबर 1 मेरे को क्लियर है? यस और नो? द आंसर इज, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या आप लोग को ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया है? जोर से चिल्ला के बोलो जो भी है सेंटर में हो, मैं आपके वाइब्स को पकड़ लूंगा। मुजफ्फरनगर, शाबाश, फुल जोश में यस लिखा है। डेली जो लिखवाओगे एलएमएस पे डलवा देना। ओके चलो, रोहतक ने बोल दिया, अच्छी चीज बोल दी, नो प्रॉब्लम। पंचकुला बोल रहा है माइक नहीं आई। भाई सब लोग को आवाज आ रहा है ना बराबर? कुछ प्रॉब्लम हो आवाज में तो बोल देना भाई लोग। माई वॉइस इज क्लियर एंड ऑडिबल? यस, ओके, थैंक यू। पंचकुला क्या इशू है एक बार मेरे को बता दो भाई, तो मैं मेरे टीम से कनेक्ट कर लूंगा। सुपर, थैंक यू, ऑडियो क्लियर एंड ऑडिबल। सो एग्जांपल नंबर 1, माइक ही नहीं है, आपको कैसे सुनाई? मतलब पंचकुला, आई एम नॉट श्योर, एक बार अपन बाद में डिस्कस करते हैं, अभी मैं फ्लो में हूं, सो उसको कंटिन्यू करता हूं। सो एग्जांपल नंबर 1 अपन सबको क्लियर हो चुका है क्या ना? इसे यहां पे 3 में से 2 केसेस में रॉन्ग कॉस्टिंग हो रहा है। मेरे को जवाब दो, क्या ना इसे 3 में से 2 जगहों पे, 3 में से 2 जगहों पे रॉन्ग कॉस्टिंग हो रहा है? करेक्ट, तो रॉन्ग कॉस्टिंग हो रहा है। अपने को सही है या गलत? ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 67% तो अपन गलत कॉस्टिंग कर रहे हैं और ये गलत कॉस्टिंग नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे सुधारेंगे वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो सब लोग की तरफ से जवाब आ रहा है। जयपुर सुभाष नगर से मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। जयपुर सुभाष नगर प्लीज जाग जाओ, आप लोग तो काफी भारी तादाद में हो वहां पे, प्लीज कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, मजा आएगा आप लोग के साथ भी कनेक्ट होने में। चलो, सो रॉन्ग कॉस्टिंग हुआ है ये अपना एग्जांपल नंबर 1 में। अब अपन लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं एग्जांपल नंबर 2 पे? एग्जांपल नंबर 2 है बैंक से रिलेटेड। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये वाला फर्स्ट एग्जांपल जो था मेरा, वो फर्स्ट एग्जांपल में तो अपन लोग ने ये चीज क्लियर कर ली है कि फर्स्ट एग्जांपल अपनी निजी जिंदगी के ऊपर था, जहां पे अपन लोग पर्सनल लाइफ पे भी समझ गए कि क्या है। जनकपुरी पूछ रहे हैं कि आप हमको देख सकते हो? नहीं, सिर्फ आप लोग का सहस आ रहा है, आई कैन नॉट सी ऑल। देखते हैं फ्यूचर में कभी वीडियो कॉलिंग करेंगे तो देखेंगे। अब आ रहा हूं मैं एग्जांपल नंबर 2 पे। क्या बैंक एक बिजनेस एंटिटी है या नहीं? जवाब दो, बैंक एक बिजनेस एंटिटी है या नहीं? डेफिनेटली बैंक एक बिजनेस एंटिटी है, सो डेफिनेटली बैंक बिजनेस कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं बैंक में भी कैसे इनकरेक्ट कॉस्टिंग होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल समझ गए आप तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे तो देख लेना हर एक चीज में मजा आएगा। एग्जांपल नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं, बैंक पे। यस, बैंक में इनकरेक्ट कॉस्टिंग होता है, और अगर बैंक में इनकरेक्ट कॉस्टिंग होता है तो उसको करेक्ट करना अपनी जिम्मेदारी है, बिकॉज अब ये बिजनेस की बात है। फ्रेंडशिप तक ऊपर नीचे होता था, चलता था। क्या बोलते हो पब्लिक? सही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं, विच इज ऑफ बैंक्स। क्या बोलता है ये बैंक वाला एग्जाम्पल? ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता है बैंक बहुत सारे चीजों में होता है। बैंक से आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती है, बताओ मेरे को। चलो, बैंक से आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती है? मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का। बैंक से आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती है?
करेक्ट। सो आप लोग को बैंक से मिलता है सर, अपन को पैसा डिपॉजिट करना है, अपन डिपॉजिट कर सकते हैं, एफडी हो सकता है सर, अपने को लोन मिल सकता है, क्रेडिट माय फेवरेट, वाह जनकपुरी। सो अपने को लोन मिल सकता है, लोन मिलके नीरव मोदी जैसा लोन लो और भाग जाओ, नहीं। करेक्ट, लॉकर फैसिलिटी मिलती है अपने को, और कुछ फॉरेक्स फैसिलिटी मिलती है, बिल्कुल सही। म्यूचुअल फंड्स किसी ने लिखा है, बिल्कुल सही। और कुछ यस, किसी ने सही जवाब दिया। कोई बोल रहा है डीमैट फैसिलिटी मिलता है, एब्सोल्युटली डीमैट फैसिलिटी। कोई बोल रहा है एडीआर जीडीआर, लगता है भाई एसएफएम तू आज सुबह अटेंड करके आया है, रोहतक एसएफएम चल रहा है लगता है तुम्हारा, एडीआर जीडीआर पे पहुंच गए। औरंगाबाद बोल रहा है यस, विड्रॉवल फैसिलिटी मिलता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और एक जवाब आया है नेट बैंकिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैन आई से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैसिलिटी जो अपन सब यूज करते हैं वो है एटीएम। एवरीबॉडी यस, भिलवाड़ा सही जवाब एटीएम, पाली सही जवाब एटीएम। क्या बैंक ये एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हाँ या ना? यस सर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वेरी गुड रोहतक, आई एम प्राउड ऑफ यू। एनी टाइम मनी, मैं इसको एटीएम को बोलता हूं एनी टाइम मनी, जब चाहिए तब मिल सकता है। क्या बैंक फैसिलिटी एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या नहीं? यस करता है। सो यस, अमंगस्ट अदर थिंग्स, सो डिपॉजिट, एफडी, लोन, लॉकर, म्यूचुअल फंड, ये सब के साथ वो एटीएम का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना, तो ये जो एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बैंक के थ्रू, ये एटीएम फैसिलिटी के लिए क्या बैंक आपको चार्ज करता है या नहीं? मुझे इसका जवाब दो। मैं आपको पूछ रहा हूं, आप सब लोग के पास एक एटीएम कार्ड होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेटली होता है। पाली बोल रहा है यस सर, एनुअल चार्जेस लगता है, बिल्कुल सही। सो अगर मैं बैंक की बात करता हूं और अगर मैं एटीएम की बात करूं, तो क्या ये चार्जेबल होता है या फ्री होता है? 100% चार्जेबल होता है। ये एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। इसका मतलब लाइफ में कोई भी बिजनेस एंटिटी से फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, वो चार्ज करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वैसा ही कुछ एटीएम का हाल है बॉस। एटीएम अगर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो चार्ज करेगा, बिकॉज एटीएम के लिए उसको भी तो खर्चा लग रहा है। आपको पता है ये एटीएम कहां से आया, एटीएम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आप लोगों को पता है? मैं आपको बताऊं स्टोरी, एटीएम कहां से आया। क्या आप जानना चाहेंगे कि एटीएम का कॉन्सेप्ट कहां से आया पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में? बैंक ऑफ अमेरिका, झंडे वाला, बिल्कुल सही। बट कैसे आया ये कॉन्सेप्ट एटीएम का, क्या आप जानना चाहेंगे? यस और नो? कॉपी किया है अमेरिका से, करेक्ट। जोधपुर बोल रहा है नो, व्हाई जोधपुर? आपको लग रहा है कि सर सीधा इस पे आ जाओ। मैं आपको बता देता हूं कि एटीएम का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। यू नो व्हाई? बिकॉज ये एटीएम का कॉन्सेप्ट कैसे आया वो अगर आप लोगों को पता चल गया ना, देन इन दैट केस आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ना, उससे ये चीज कनेक्ट होगी। तो जोधपुर, मैं बता देता हूं कि यस, अपने को यह चीज जाननी जरूरी है कि एटीएम का कॉन्सेप्ट कैसे आया। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों ये जानना जरूरी है। ये आगे है ना एक कॉन्सेप्ट आएगा लीन सिस्टम एंड इनोवेशन का, उसके तहत। अब मैं आपको बताता हूं कहां से है। एटीएम इंडिया में चालू हुआ या आउट ऑफ इंडिया? चलो एक बात बताओ फटाफट, एटीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ है या आउट ऑफ इंडिया में स्टार्ट हुआ है? बताओ मेरे को। एटीएम का कॉन्सेप्ट इंडिया का है या आउट ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही जवाब, इट इज आउट ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट, इट इज स्टार्टेड इन अमेरिका। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने आपको बताया था कि मैं जेपी मॉर्गन में काम कर चुका हूं। तो जेपी मॉर्गन एक मल्टीनेशनल कंपनी है। सो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, इनका एक सिंपल थिंकिंग होता है। इनका थिंकिंग होता है कि लेबर कम करो और ऑटोमेशन बढ़ाते जाओ। बिकॉज आप जितना लेबर कॉस्ट कम करते जाओगे ना और ऑटोमेशन बढ़ाते जाओगे ना, उतना आपका ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा। और अगर कॉस्ट कम हो गया तो कहना से उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो ये एटीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आउट ऑफ इंडिया में आया फ्रॉम देयर थॉट प्रोसेस। इनका जो थिंकिंग है, और इनका थिंकिंग क्या है पता है क्या? इनका थिंकिंग है ऑटोमेशन। क्या थिंकिंग है इनका? ऑटोमेशन। अब मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं ऑटोमेशन की? बिकॉज ऑटोमेशन अपना जो चैप्टर नंबर 3 है ना, मैंने आपको एक चैप्टर बताया था, चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, चैप्टर का नाम है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। ये लीन सिस्टम एंड इनोवेशन यही चीज बताता है कि आप कैसे ऑटोमेटिक हर चीज को करोगे। जितना आप ऑटोमेटिक करोगे उतना आपका बिजनेस बेटर होगा। औरंगाबाद बोल रहा है कितने एग्जांपल्स लोगे आप? भाई मैं
लूंगा, 3-4 एग्जांपल लूंगा, जितना आप लोग को जब तक समझ में नहीं आ जाता ना मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं तब तक लूंगा मैं। 8:45 आप लोग का टाइमिंग है, 8:45 8:50 तक मैं छोड़ दूंगा, डोंट वरी। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। सो इन्होंने एक ऑटोमेशन का थिंकिंग है। तो अभी जैसे मैं जेपी मॉर्गन में काम करता था, ये लोग हम लोग को भी बोलते थे कीप ऑन ऑटोमेटिंग। जितना आप ऑटोमेट करोगे उतना एफिशिएंसी इंक्रीज होगा एंड उतना कॉस्ट सेव होगा। कॉस्ट जितना कंपनी का सेव होगा ना उतना बेटर होगा। इनका जो आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट भी ऑटोमेशन से ही आया। इन्होंने क्या किया कि हर चीज आउटसोर्स करनी चालू कर दी। तो इनका पहला जो कॉल सेंटर होता था ना, इन्होंने सबसे पहले उसको आउटसोर्स करना चालू किया। मैं आपको है ना एक आइडिया देता हूं। पहले इनका कॉल सेंटर में टोटल 10 करोड़ का खर्चा होता था। जब ये अमेरिका में यूएसए में था ना, तब इनका 10 करोड़ का खर्चा होता था। चैप्टर नंबर 2 में आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट मैं और डिटेल में समझाऊंगा। जब इन्होंने इसको आउटसोर्स कर दिया ना, तो ये 10 करोड़ का खर्चा हो गया इनका 1 करोड़ का। 90% रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर 90% रिडक्शन इन कॉस्ट हुआ है तो कैन आई से एंड ऑफ द डे वो इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा। एंड अपन जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है, अपना काम क्या होता है? अपना काम होता है प्रॉफिट इंक्रीज करना। कैसे? कॉस्ट सेव करके। देखो मैं आज की तारीख में बता देता हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। क्यों पता है क्या? बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। बिल्कुल सही जवाब पाली। अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, अब देखो आज की तारीख में है ना, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। आप ये बात मानते हो या नहीं? आप ये बात मानते हो कि नहीं कि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है हर एक चीज के लिए। अगर मैं शर्ट लेने जाऊं तो 100 दुकान है शर्ट की, और ये 100 दुकान के साथ अभी तो ऑनलाइन भी हो गया है। अगर मैं घड़ी खरीदने जाऊं 100 मेरे को घड़ी का वैरायटी मिल जाएगा। मैं चश्मा खरीदने जाऊं 100, मतलब कोई भी चीज ले लो, हर एक चीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और अब तक तो ऑफलाइन कंपटीशन था, अब तो ऑनलाइन कंपटीशन भी आ गया है। अरे मैं आपको बात बताऊं ना, मतलब मैं बाल कटाने जाता हूं तो मेरे यहाँ पे 1 किलोमीटर में 10 सलून है। जब सलून लेवल पे इतना कंपटीशन है तो आप सोच सकते हो कि हर एक बिजनेस में कितना ज्यादा कंपटीशन है। अब ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस में है ना, क्या हुआ है पता है क्या? आपका जो सेल्स है ना, वो सेल्स कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया है मतलब इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है तो कोई इधर से लेगा, कोई इधर से लेगा, कोई इधर से लेगा, कोई इधर से लेगा। तो पहले क्या होता था, समझो मेरा अगर सेल्स 100 है और से मेरा कॉस्ट से 50 है, तो मेरा नेट प्रॉफिट होता था 50। समझो ईयर 1 में मेरा सेल्स 100 है, कॉस्ट 50, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 50। फिर आया ईयर 2। अब ईयर 2 में ऑब्वियसली मैं मेरे सेल्स को बढ़ाऊंगा। समझो ये मेरा सेल्स हो गया 200, मेरा कॉस्ट हो गया 100, नेट प्रॉफिट हो गया 100। तो कैन आई से मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अब आया मेरा ये ईयर 3। ईयर 3 में मेरा प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया 300, कॉस्ट हो गया 150, अब मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 150। तो बेसिकली मेरा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अब ईयर 4 में कंपटीशन आ गया है, परफेक्ट कंपटीशन आ गया है मेरे बिजनेस में। अब यहां पे वापस से कंपटीशन होने की वजह से मेरा सेल्स का जो टोटल टर्नओवर है ना, वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। अब ये टर्नओवर इंक्रीज नहीं हो पाने की वजह से मेरा सेल्स 300 ही है। बिकॉज मैंने क्या बोला, मेरा जो सेल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पूरा। कंपटीशन की वजह से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से मेरा सेल्स 300 था, 300 ही है अभी भी। अब कॉस्ट भी मेरा उतना ही 50 है, तो कैन आई से मेरा 150 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब समझो आप मेरी कंपनी के स्टेक होल्डर हो, आप क्या बोलोगे? भाई लास्ट ईयर भी तेरा, देखो आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर देखोगे, आप बोलोगे अरे वाह प्रॉफिट बढ़ा है, आई विल स्टे इन्वेस्टेड इन योर कंपनी। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर देखोगे, आप बोलोगे अरे वाह प्रॉफिट बढ़ा है, आई विल स्टे इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर पे देखोगे, आप बोलोगे अरे वाह प्रॉफिट बढ़ा है। नहीं, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर पे जब आप देखोगे तो आप देखोगे ओहो भाई साहब प्रॉफिट तो बढ़ ही नहीं रहा है आपका। क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहोगे जिसका प्रॉफिट स्टैग्नेंट हो गया है? जवाब दो मुझे, जानने वाला, नो ग्रोथ। तो अगर अब यहां पे मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्टेड रहोगे जिसका प्रॉफिट स्टैग्नेट हो गया है? हाँ या ना, जवाब दो मुझे। आई एम वेटिंग। बीकानेर बोल रहे हैं हाँ। क्यों भाई? जो अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही है ये, तो मैं क्यों इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहूं? मैं ऐसी कंपनी ढूंढूंगा जो प्रॉफिट बना के दे रही है। क्योंकि अगर तुमने
प्रॉफिट नहीं कमाया है तो मेरा शेयर का प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, तो शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा तो मेरा अप्रिसिएशन नहीं हुआ, तो मैं क्यों इन्वेस्टेड रहूं? यस मुजफ्फरनगर, बिल्कुल नहीं। बीकानेर बोल रहा है स्टेबिलिटी तो है कम से कम। भाई आज की तारीख में अपने को ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी से काम नहीं चलेगा। सो मेरे को ग्रोथ चाहिए तो मैं बोलेगा ये 150 टू 150 नहीं चलेगा। सो मेरे को, मेरा जो स्टेक होल्डर है वो बोलेगा कि मेरे को ग्रोथ चाहिए बॉस, ग्रोथ चाहिए, अदरवाइज मैं दूसरी कंपनी में जाएगा जहां पे ग्रोथ है, कंपटीशन का कमी नहीं है। सो अब मेरा सेल तो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। करेक्ट रोहतक? मेरा कॉस्ट तो, ये सेल तो मेरे हाथ में नहीं है, सेल एक एक्सटर्नल चीज है। अब अगर सेल एक्सटर्नल चीज है जो मेरे हाथ में है ही नहीं, देन इन दैट केस मैं तो उसका कुछ कर ही नहीं सकता हूं। तो मेरा सेल कांस्टेंट रह गया है पर मेरे को प्रॉफिट इंक्रीज करना है। मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? बिल्कुल सही जवाब। अब आपके पास ऑप्शन बचता है, सर आप ये 150 के कॉस्ट को रिड्यूस करो। अगर आप ये कॉस्ट को 100 कर पाए तो कैन आई से ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मेरा 200 हो जाएगा। अब मेरा स्टेक होल्डर खुश हो गया। समझ रहे हो? पाली सही जवाब, कॉस्ट से खेलना पड़ेगा। तुम लोग समझ रहे हो? अब अपने को ये सब्जेक्ट में क्या करना है? कॉस्ट से खेलना है बॉस। अगर आप कॉस्ट से बराबर नहीं खेल पाए एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो आपका जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाएगा, और अगर ग्रोथ स्टेबल हो गया तो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं रहेगा। आज की तारीख में कोई भी कंपनी जो इन्वेस्ट करती है वो एक्सपेक्टेशन रखती है कि इस कंपनी को प्रॉफिट ग्रो करना पड़ेगा। यस और नो? सहारनपुर सही जवाब। सो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ला रहा हूं कि अगर मेरे को ग्रो करना है और मेरा सेल्स स्टैग्नेंट हो गया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिजनेस है तो मार्केट स्टेबल है, तो मेरा सेल्स स्टेबल हो गया है, और अगर मेरे को ग्रो करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बॉस? करेक्ट, तो मेरे को कॉस्ट से खेलना पड़ेगा। और अगर मेरे को ये कॉस्ट से खेलना है तो मेरे को इनोवेशंस लाना पड़ेगा मेरे बिजनेस में। तो अब हुआ क्या कि ये जो बैंक्स थे ना, बैंक्स, इन्होंने सोचा कि बॉस अपने को भी इनोवेशन लाना पड़ेगा। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। सपोज एक्सिस बैंक है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का टाइमिंग है 9 AM to 3 PM मंडे टू फ्राइडे। आजकल आपको पता होगा कि बैंक सैटरडे संडे काम नहीं करती है, तो मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 3 PM इनका ऑफिस का टाइमिंग है। अब अगर ये ऑफिस का टाइमिंग है 9 AM to 3 PM का, तो मेरे को अगर ऑफिस से कुछ, मेरे को अगर एक्सिस बैंक का कुछ काम है तो मैं कब जाऊं? मेरे ऑफिस का टाइमिंग भी 9 AM to 3 PM है। समझ रहे हो? बीच में लंच ब्रेक, अरे भाई बैंक और मेरा ऑफिस तो दूर दूर है ना, बैंक थोड़ी ना पास में होता है, सो मैं लंच ब्रेक में भी नहीं जा सकता। अगर मेरे को जाना है बैंक में तो मेरे को हाफ डे लेना पड़ेगा, और हाफ डे लेके अगर मैं गया तो मेरा तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चले जाएगा, तो मैं नहीं जा सकता बॉस। हैव टू टेक हाफ डे और हॉलीडे। करेक्ट, मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरा पैसा कट जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है हमारा बैंकिंग होगा 9 AM to 9 PM, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 9 PM। अब आप मेरे को बताओ, आप एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाओगे या आईसीआईसीआई बैंक में? 9 AM to 9 PM आईसीआईसीआई बैंक हो गया। अब कहना इसे, अब मैं आईसीआईसीआई में खुलवाऊंगा। यस सर, अब आप आईसीआईसीआई में खुलवाओगे क्योंकि अब मैं मेरे ऑफिस के बाद भी जा सकता हूं। सपोज अगर अपने घर पे कोई इमरजेंसी हो गई, हॉस्पिटल इमरजेंसी हो गई, और मेरे को पैसा चाहिए, तो 9 PM तो विड्रॉ नहीं कर सकता मैं पैसा क्योंकि बैंक खुला नहीं है। रात को 12 बजे मेरे घर पे कोई इमरजेंसी हो गई, बट मेरे घर पे तो कोई है ही नहीं। बीकानेर अभी तक एटीएम आया नहीं है, अभी तक एटीएम का बिजनेस आया ही नहीं है। आज से 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो अगर आज से 20 साल पहले की मैं बात करूं, रात को 2 बजे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है नहीं पहले पैसे जमा करो। आपको पता है हॉस्पिटल में पहले पैसा जमा करवाना पड़ता है, तो वो बोल रहा है कि पहले पैसा जमा करो फिर ही हम आपके पेशेंट को लेंगे, और मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे घर पे डिमोनेटाइजेशन हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगा? तो एचडीएफसी क्या बोलता है? एचडीएफसी बोलता है कि हम 9 AM to 9 AM बैंकिंग रखेंगे, इसका मतलब 24 आवर्स। अब आप मेरे को बताओ आप कहां पे बैंक अकाउंट खुलवाओगे? एक्सिस, आईसीआईसीआई, के एचडीएफसी,
नाउ यू विल ओपन अ बैंक HDFC, कभी भी जाना है, कभी ऑफिस से लेट भी हुआ तो भी अपन जा सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है पता है क्या, कंपटीशन की वजह से आपको नई नई चीजें लानी पड़ रही है। एंड ऐसा ही होता है ना, आज की तारीख में नई नई चीजें आती गई है। पहले टीवी कितना होता था, इतना बड़ा होता था, इतना एकदम जाड़ा होता था, फिर कैसे होते गया, स्लीक आते गए टीवी, LED टीवीज आते गए, 4K टीवीज आते गए। ये सब क्या है, इनोवेशन। वैसे ही बैंक ने भी इनोवेशन करके ये सब चीजें लाते गए वो लोग। अब देखो HDFC 9 AM to 9 AM चालू किया, बट हुआ क्या, HDFC ने ये 9 AM to 9 AM चालू तो कर दिया, तो बट हुआ क्या कि पहले HDFC को 4 स्टाफ की जरूरत लगती थी। पहले ना कैशियर हुआ करते थे। अब बैंक में जाओ, कैशियर को चेक दो, कैशियर पैसा निकाल के आपको पैसा देगा। अब अगर वो 24 आवर वर्किंग लाएगा तो कहना इसे इसको 3 शिफ्ट में काम कराना पड़ेगा, 8 आवर शिफ्ट, 8 आवर शिफ्ट, 8 आवर शिफ्ट। सो ये टोटल कहना इसे 4 + 4 + 4 टोटल 12 कैशियर का जरूरत लगेगा। प्लस ये वाला मेरा जो 20 वो जो लेट वाला कैशियर है उसको तो नाइट अलाउंस भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, मैं 4 कैशियर को 10,000 के हिसाब से पे करता था, विच इज इक्वल टू 40,000। अब मेरे पास 3 और मेरे ऐसे 4 बढ़ गए हैं तो 12 स्टाफ हो गए, तो कहना इसे 1,20,000, तो कहना इसे कॉस्ट बढ़ गया। अब आप मेरे को बताओ क्या कॉस्ट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? आंसर इज नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कॉस्ट ही बढ़ाना है सर तो फिर फायदा क्या हुआ? अब यहां पे नहीं, कॉस्ट नहीं बढ़ाना है बीकानेर। सो अब अपन क्या करेंगे, अब ये मल्टीनेशनल कंपनी सोचना चालू करती है। वो बोलती है कि 24 आवर बैंक चालू तो रखना ही है और मेरे को कॉस्ट भी कम करना है, तो मैं क्या करूं? इसको कहते हैं इनोवेटिव थिंकिंग। ये HDFC झंडे वाला बोल रहा है HDFC विल इमीडिएटली रिकवर फ्रॉम कस्टमर, अग्रीड। पर कस्टमर फिर खुश नहीं होगा ना। कस्टमर बोलेगा अरे चल 24 घंटा कर दिया बट कॉस्ट बढ़ा रहा है, क्या फायदा? अब अगर मेरा कॉस्ट बढ़ना ही था तो उतना ही मेरा वो तो सैलरी से जितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कटना था हाफ डे का वही हो गया। सो अब ये सब चीजें ये लोग क्या करने लगे, रोहतक करेक्ट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस कॉस्ट। एंड इसकी वजह से इनोवेटिव थिंकिंग की वजह से ATM आया। उन्होंने सोचा कि यार ऐसा कुछ करे कि 24 आवर बैंकिंग भी हो जाए, कैशियर की भी जरूरत ना पड़े और कॉस्ट भी कम हो जाए। समझ रहे हो आप लोग कैसे आया ATM? अब मेरे को आप बताओ कि ATM के लिए मेरे को कितना कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा, आप मेरे को बताओ। क्या ना इसे वो ATM का जो डब्बा है उसका एक कॉस्ट आएगा, कितने का आएगा वो ATM का डब्बा? बोलो, समझो 10 लाख का वो ATM का डब्बा होगा, 5 साल चलेगा। सो 2 लाख पर एनम डिवाइड बाय अगर मैं 12 कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली अगर मेरे को एक ATM ऑपरेट करना है तो आप मेरे को बताओ कितना कॉस्ट लगेगा मेरा? ये मेरे को मैक्सिमम 20,000 का मेरे को ATM का कॉस्ट लग गया। से मेरा रेंट जो मेरे को वो ATM के लिए जगह चाहिए ना, करेक्ट, तो रेंट भी लगेगा तो 10,000 रुपया है उसका वो हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, भाई ऐसी मस्त होता है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाएगा से 5,000। एक गार्ड रखना पड़ेगा मेरे को, चलो गार्ड का 5,000। एक IT एक्सपर्ट रखना पड़ेगा से फॉर एग्जांपल, तो वो भी 5,000 हो गया, चलो ना। और से फॉर एग्जांपल मैंने और भी रख दिया एक से परचूरन, मेरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया 10,000, तो भी 20 + 10 30 40 50 55, कैन आई से 55,000 रुपीज में AC मैंने इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, 55,000 रुपीज में मेरा पूरा ATM ऑपरेट हो सकता है 24 आवर। टेक्नोलॉजी के वजह से पहले मैं जिसका 1,20,000 दे रहा था, अब कैन आई से वो 55,000 में मेरा पूरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो तुम लोग? सो कैन आई से पर ब्रांच पर मंथ मेरा कितना कॉस्ट सेव हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 65,000 पर ब्रांच पर मंथ। 65,000 का कॉस्ट सेव, इजंट दिस अ ह्यूज नंबर? एंड दिस इज व्हाट इज द डिमांड ऑफ टुडेज बिजनेस। आज का बिजनेस यही डिमांड करता है कि आप कैसे इनोवेटिव थिंकिंग से कॉस्ट को सेव करोगे। एंड यही रीजन की वजह से ATM आया। और अब मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, आज से 3 साल बाद है ना, सब बैंक्स ऑटोमेटिक चलेंगे। कोई भी बैंक के ऊपर कोई रेंटल कॉस्ट भी वो लोग सेव कर देंगे। वो लोग बोलेंगे सब ऑनलाइन, तो रेंटल कॉस्ट भी उनका सेव हो जाएगा।
ये जो इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, ये रेंटल कॉस्ट सेव हो जाएगा उनका, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बच जाएगा, कोई भी कॉस्ट उनका नहीं लगेगा। क्यों? एवरीथिंग विल नाउ विल बी ऑनलाइन बैंकिंग। तुम लोग समझ रहे हो? इनोवेटिव थिंकिंग। इसी के लिए ये लोग बोलते हैं अभी इतना ज्यादा ऑनलाइन करो, डिजिटलाइजेशन। तो इनका कॉस्ट बच रहा है और इनका कस्टमर भी खुश है। कॉस्ट डिपॉजिट मशीन्स भी आ गई है, करेक्ट रोहतक। सो समझ रहे हो तुम, इनोवेशन की वजह से क्या हो रहा है? सो दैट इज वेयर, ये इनोवेशन की वजह से, जिसको बोलते हैं बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, नाम तो सुना होगा, जो चैप्टर 3 में आएगा। तो मेरी हर एक चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी। तो इसके लिए मेरे एग्जांपल्स को ध्यान से सुनना। तो अब एटीएम का जो फंडा है, कहना इसे, वो एटीएम अब इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है। क्या ये एटीएम फ्री है या चार्जेबल? ऑब्वियसली एटीएम का चार्जेस तो लगेगा। अच्छा, आप मेरे को बताओ एटीएम का चार्जेस क्या होता है और कितना होता है? मैं आपको बताता हूं, एटीएम का चार्जेस सबका सेम होता है या डिफरेंट होता है? चलो आप मेरे को बताओ, सेम होता है या अलग? मिनिमल चार्जेस, अग्रीड, बट वो सेम होता है या अलग होता है, वो मेरे को बताओ। यस, द आंसर इज करेक्ट। सब लोग सेम चार्जेस लगा देते हैं। से फॉर एग्जांपल, नो इट इज नॉट डिफरेंट, इट इज सेम। आप नोट करना, 1 अप्रैल ऑफ द ईयर पे वो लोग डेबिट कर देंगे एटीएम चार्जेस। कितना होगा ये एटीएम चार्जेस? ₹1000। सीधा डेबिट। बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है, बट चार्ज हर एक कस्टमर को, हर एक वो एक ही करता है। देखो एटीएम वाले कार्ड में ज्यादा टाइप्स नहीं है, क्रेडिट कार्ड में वो सब टाइप्स होता है, समझ रहे हो? तो वो रोहतक एंड क्या नाम है, रोहतक, सो अलग अलग कार्ड टाइप्स वो क्रेडिट कार्ड पे आएगा। बट एटीएम तो सिंपल कार्ड है, वो कार्ड के ऊपर फिक्स हर एक कस्टमर के ऊपर वो लोग ने 1000 चार्ज किया। क्या ये सही है या गलत? आओ अब अपन लोग ये एक एग्जांपल से देखते हैं। तो अब मेरे को वापस से 3 फ्रेंड्स चाहिए, फटाफट 3 फ्रेंड्स। देखो टाइम कम है अभी, 3 फ्रेंड्स मेरे को चाहिए, कम ऑन, 3 फ्रेंड्स। चलो 3 फ्रेंड्स, हर्षल, अंजलि, सलोनी फ्रॉम जमशेदपुर। तो अभी नेक्स्ट टाइम आप लोग प्लीज फास्ट रहिएगा। जमशेदपुर ये बार जीत गया है, जमशेदपुर। हर्षा, अंजलि है, अंजलि नाम तो सुना होगा, है अंजलि एंड सलोनी। सो हर्षा, अंजलि एंड सलोनी, ये 3 फ्रेंड्स मैंने अभी सिलेक्ट किया। अभी मैं आपको बता देता हूं, हर्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अंजलि भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड सलोनी फिलहाल अपना आर्टिकलशिप कर रही है, ठीक है। एसआर के में से रहता है 2 SK सर, वाह वाह। चलो अभी मेरे एग्जांपल में आ रहा हूं फटाफट। आई एम श्योर तुम लोग का टाइम पे ऊपर ध्यान है, बट प्लीज मेरे एग्जांपल को कंप्लीट होने देना। मस्त एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। तो हर्षा है, अंजलि एंड सलोनी है, तीनों का HDFC में अकाउंट है, तीनों का HDFC में अकाउंट है। अब क्या ये HDFC बैंक इनको ATM का फैसिलिटी देता है? द आंसर इज यस। सो यहां पे HDFC बैंक ATM का फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। क्या HDFC बैंक ये लोग से ATM का चार्ज लेगा कि नहीं? यस लेगा। कितना चार्ज लेता है? तो मैं अभी बोलता हूं 20,000। देखो अभी अपन लोग ने डिसाइड किया ना कि अपना कितना आ रहा है ATM का चार्जेस, देखो तो जरा 60,000 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 60,000 पर मंथ आ रहा है। अज्यूम करो HDFC के ये वाले ब्रांच में खाली 3 ही कस्टमर है, हर्षा, अंजलि एंड सलोनी, एंड ये बैंक का ATM चार्जेस है 60,000। आप मेरे को बताओ कि ये अगर 60,000 इनका चार्जेस है तो बैंक इनसे ATM चार्जेस कितना लेगा? कहना इसे हर्षा को डेबिट कर देगा 20,000। एग्जांपल है प्लीज। यस पाली, थैंक यू। अंजू को भी, अंजलि को भी 20,000 एंड सलोनी को भी 20,000, तीनों को 20,000 डेबिट कर देगा। परफेक्ट, तीनों को 20,000 डेबिट कर दिया है उन्होंने एट डे 1। ऐसा भी नहीं कि ईयर एंड पे करते, डे 1 पे 20,000 डेबिटेड। अब मेरी आगे की कहानी सुनो ध्यान से। हर्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, एंड फिलहाल इसका यूएसए में प्रोजेक्ट चालू है, एंड यूएसए में प्रोजेक्ट चालू होने के तहत 2 साल से वो इंडिया आई नहीं है। हर्षा 2 साल से इंडिया आई नहीं है, ठीक है। अंजलि इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एक सीए है और उसका बैंक में अकाउंट है। डीमोनेटाइजेशन के बाद अंजलि क्या करती है, एवरी 2 डेज में वो बैंक जाती है,
बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेती है, एंड कोइंसिडेंटली है ना, वो जो बिल्डिंग में रहती है वही बिल्डिंग में बैंक है, तो वो क्या करती है, बिल्डिंग में ही रहती है, तो जब चाहिए वो क्या करती है, बैंक में जाती है, पैसा विड्रॉ कर लेती है हर 2-2 दिन में। सो अंजलि बैंक वाली बिल्डिंग में ही, बाजू वाली बिल्डिंग में ही रहती है, जब चाहिए गई विड्रॉ कर लिया, और 2-2 दिन में ही करती है विड्रॉ, ज्यादा पैसा घर पे नहीं रखा है, डीमोनेटाइजेशन हो गया है, कोई बोलता है 2000 का नोट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, सो उसको रिस्क नहीं लेना है, उसको लगता है कि भाई मैं लिमिटेड कैश ही रखूं तो बेटर रहेगा मेरे लिए। सो यहां पे ठीक है, सो यहां पे 2 दिन में अपना ले लेती है, ठीक है। अब फिर बाद में 2-2 दिन में अंजलि विड्रॉ कर लेती है, एंड खुद के बैंक से विड्रॉ करने का कोई चार्ज नहीं है, तो एचडीएफसी जो एटीएम है उधर से विड्रॉ करती है, खुद के बैंक से कोई चार्ज नहीं है, तो वो एचडीएफसी का अच्छा है। एंड सलोनी एक आर्टिकल क्लर्क है, सलोनी क्या है, एक आर्टिकल क्लर्क है। अब ये जो आर्टिकल क्लर्क है ये क्या करती है, वही बिल्डिंग में उसका सीए का ऑफिस है, और उसका सीए का ऑफिस एकदम ट्रेडिशनल ऑफिस है, वो जो पुराने पंखे होते हैं ना, बड़े बड़े मर मर के पुराने पंखे चलते हैं, वैसा आर्टिकलशिप कर रही है वैसी जगह पे सलोनी। उनके ऑफिस में एसी भी नहीं है, तो सलोनी क्या करती है, एवरीडे लंच के बाद जानबूझ के बैंक के एटीएम में चली जाती है। क्यों, मस्त एसी होता है, ऐसे ही जबरदस्ती कुछ भी ट्रांजैक्शन करके आ जाती है, रोज अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेती है, आधा घंटा बैठ जाती है एसी में, मस्त में एंजॉय, बराबर ना, सलोनी यही करती है ना। सो ऐसा कहानी है अपन इन तीनों फ्रेंड्स का। हर्षा क्या कर रही है, हर्षा 2 साल से इंडिया आई नहीं है, अंजू हर 2-2 दिन में विड्रॉ कर रही है, हर 2-3 दिन में, 2-3 दिन में, और सलोनी एवरीडे जाके कैश में विड्रॉ करती है, कभी कभी खाली बैंक डिटेल देख लेती है कितना बैलेंस है, बैंक बैलेंस भी तो देख सकते हैं ना एटीएम में जाके, वो कर लेती है, और ऐसे ही टाइम पास करके मस्त एसी का हवा लेने के लिए रोज जाती है। तीनों ने एटीएम चार्जेस सेम पे किया है, 20,000 20,000 20,000। अब कहानी देखो, आप मेरे को बताओ हर्षा ने पूरे साल में कितनी बार एटीएम को यूज किया है, हर्षा ने कितनी बार एटीएम को यूज किया है, बताओ मेरे को, हर्षा ने कितनी बार एटीएम को यूज किया है, 0, वो तो 2 साल से आई नहीं है मैडम। अंजू ने कितनी बार यूज किया है, कहना इसे 360 में से हर 2-2 दिन में, तो अप्रोक्सीमेटली 180 टाइम्स यूज किया होगा, अप्रोक्सीमेटली, या 150 टाइम्स लिख लेते अपन लोग इसको, 150 टाइम्स, बराबर है। एंड सलोनी ने कितनी बार यूज किया है, समझो 360 डेज, तो कहना इसे 365 टाइम सलोनी ने उसको यूज किया है, 360 365 राउंड ऑफ करते हैं। रोहतक पूछ रहा है स्टाइपेंड कितना है, अरे भाई अज्यूम करो स्टाइपेंड 50,000 है, खुश करता हूं मैं तुमको। अब मेरे को बताओ हर्षा ने कितनी बार यूज किया है, सर 0 टाइम्स। अंजू ने कितनी बार यूज किया है, सर 150 टाइम्स। सलोनी ऑफिस संडे को भी जाना पड़ता है उसको, बहुत काम करवाते हैं उसके ऑफिस वाले, तुम्हारे भी करवाते होंगे, उसने कितनी बार यूज किया है, 360 टाइम्स। बट उन्होंने एटीएम चार्जेस कहना इसे तीनों ने सेम पे किया है, क्या ये सही कॉस्टिंग है या गलत कॉस्टिंग है, आप मुझे बताओ। सब लोग यही जवाब दे रहे हैं कि सर गलत कॉस्टिंग है। क्या हर्षा ने एटीएम यूज भी किया है, नहीं, फिर भी उसको 20,000 पे करना पड़ रहा है, और सलोनी जो रोज यूज कर रही है वो भी 20,000 पे कर रही है। सलोनी हंस रही है हर्षा के ऊपर तूने यूज नहीं किया फिर भी तेरे को सेम अमाउंट, और मेरे को भी सेम अमाउंट, क्या ये सही कॉस्टिंग है या गलत कॉस्टिंग है। आपका जवाब सही है कि आप लोग बोल रहे हो कि सर ये गलत कॉस्टिंग है। जनकपुरी टाइम हो गया, मुझे पता है 5 मिनट मैक्सिमम लूंगा, कहना इससे ये गलत कॉस्टिंग है या नहीं, यस सर ये गलत कॉस्टिंग है। दिस गिव्स मी टू द कंक्लूजन दैट कहना इसे बैंक भी इसको गलत कॉस्टिंग को यूज कर रहा है। बट क्या आपने ये सब सोचा, नहीं, क्या आपने ये सब सोचने का टाइम लिया, नहीं। आज जब आप बाहर निकलोगे ना इस लेक्चर से, तो प्लीज सोचना, और कल मेरे को और ऐसे एग्जांपल आके देना जहां पे इनकरेक्ट कॉस्टिंग हो रहा है। ये सब बैंक्स आज की तारीख में ऐसा ही करते हैं, फिक्स चार्ज ले लेते हैं, एटीएम चार्जेस हर एक कस्टमर से, अरे भाई देखो तो सही किसने कितना ट्रांजैक्शन किया है, और फिर उसको उस हिसाब से चार्ज करो ना, ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कम हो जाएगा, एंड उसी हिसाब से यूज होगा, दैट जितना जिसने कंज्यूम किया है उसी को उतना चार्ज करेगा, एंड वो होता है सही तरह का कॉस्टिंग।
अभी अंडरस्टैंडिंग? तो कैन आई से हर्षा के केस में आप मुझे बताओ ओवर कॉस्टिंग हो रहा है या अंडर कॉस्टिंग हो रहा है, फटाफट बताओ। टॉलीगंज बुक मिल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। हर्षा के केस में ओवर कॉस्टिंग हो रहा है या अंडर कॉस्टिंग? करेक्ट। सलोनी के केस में ओवर कॉस्टिंग या अंडर कॉस्टिंग? सलोनी के केस में कहना इसे अंडर कॉस्टिंग है। रोज यूज किया है भाई, उससे 60,000 में से 40-50,000 तो सलोनी से लेना चाहिए, कहना इसे उसके केस में अंडर कॉस्टिंग हो रहा है। अभी अंडरस्टैंडिंग? अलीगढ़ बोल रहा है हमारा नाम भी लिया करो, आएंगे अलीगढ़, अभी तो बहुत 2 महीना सबका नाम लूंगा भाई। अंजू के लिए करेक्ट कॉस्टिंग हुआ है, कहना इसे यहां पे भी 3 में से 2 लोगों का इनकरेक्ट कॉस्टिंग हो रहा है। क्या ये इनकरेक्ट कॉस्टिंग सही है या गलत है? द आंसर इज सर गलत है। अब मैंने आपको बताया था कि सर डेबिट कार्ड चार्जेस होते हैं, उसमें वो चाहे एटीएम यूज करे या ऑनलाइन बैंकिंग या पेमेंट, तो मैं वही तो बोल रहा हूं, एटीएम के लिए वो लोग सेम चार्ज क्यों लगा रहे हैं? एटीएम को भी बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन लगाना चाहिए, जितनी बार आपने एटीएम विजिट किया उस हिसाब से चार्ज करो, और देखो आप फिर कैसे सही तरह से यूज करेंगे कस्टमर्स उसको। कहना है इससे मुजफ्फरनगर इसका कंक्लूजन ये है कि आज मैंने आपको जो 2 एग्जांपल दिए उससे मैं ये कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि आज के बाद अपन लोग जो भी कॉस्टिंग करेंगे ना, वो कॉस्टिंग में हमेशा याद रखना दैट प्रोडक्ट should always be charged, product should be charged based on its consumption। क्या अपन लोग यहां पे हर्षा को बेस्ड ऑन हर कंजम्पशन चार्ज कर रहे हैं? नहीं, अपन उसको चार्ज कर रहे हैं एक जनरल बेसिस पे। क्या अपन लोग यहां पे, जब अपना रेस्टोरेंट का एग्जांपल था, तो क्या अपन लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जब चार्ज कर रहे थे तो क्या वो जनरल था कि स्पेसिफिक था? द आंसर वाज सर स्पेसिफिकली नहीं था, वो भी जनरल कॉस्टिंग अपन लोग ने कर लिया। तो आज मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूं कि आज के बाद हमेशा याद रखना दैट प्रोडक्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन इट्स कंजम्पशन। क्या सीखा आप लोग ने आज? एक जनरल चीज क्या सीखी है कि प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। एंड आपको आज के बाद अगर कोई भी बिजनेस दिखे जिसमें प्रोडक्ट इज नॉट चार्ज एज पर कंजम्पशन, तो आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सही तरह से करेक्ट करो। मेरे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड जो मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, समझ में आया? बट अब मैं इस कंक्लूजन पे लेके आता हूं। परफेक्ट, जांडे वाला ने भी लिखा है, वैसे ही प्लीज सब लोग अपने सैस पे लिख दो, फिर मैं एंड करूंगा। आज आप लोग ने क्या सीखा है? आज आप लोग ने ये एक बेसिक चीज सीखी है दैट कॉस्ट शुड ऑलवेज बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। प्लीज सब लोग लिखो और फिर गुड बाय करना, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज लिखो एग्जाम्पल 1 और 2 कल वापस से। अभी देखो और एक चीज बता देता हूं, अपन हमेशा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले जो पहले का लेक्चर हुआ है ना उसको रिचार्ज करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल? क्या आप लोग अब से प्रैक्टिकली सोचोगे ना कि हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कॉस्ट चार्ज कर रहे हो दैट शुड ऑलवेज बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आप सबको मिलूंगा कल। आप लोग मेरे साथ अगर कनेक्ट होना चाहो तो जैसा मैंने कहा डेफिनेटली कनेक्ट हो सकते हो। एंड बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी नई चीजों के साथ अब अपन लोग आगे मिलेंगे। टॉलीगंज का क्वेश्चन है बुक कब मिलेगी सर? बुक को 3-4 दिन लगेंगे, बट डोंट वरी, मैं जो भी पढ़ाने वाला हूं उसका अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको फोटोकॉपी मिल जाएगा या कुछ ना कुछ चीज मिल जाएगा जिससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। कोई भी सेंटर पे अभी तक बुक नहीं मिली है, सब सेंटर पे एक साथ बुक मिलेगी। मैक्सिमम 3-4 दिन की बात है एंड फिर मजा आएगा। शास्त्री नगर, थैंक यू सो मच। कल से पार्टिसिपेशन फुल, आई एम वेटिंग फॉर ईच वन ऑफ यू। सो मजा आया आप लोग के साथ। कहां 3 घंटे गए पता नहीं चला, आप लोग के भी 3 घंटे ऐसे ही गए होंगे तो और मजा आएगा। चलो, इज दिस कोर्स फॉर क्लास फॉर ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स? नो, दिस इज फॉर न्यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं कल यही टाइम पर 5:45 शार्प स्टार्ट करेंगे। हasta la vista, ये संकल्प कांस्टिया। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, एंजॉय। कल आगे के एग्जांपल के साथ प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। बाय बाय, थैंक यू सो मच, hasta la vista।